गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, फिर आपसे जल्दी मुलाकात हो गई। देखिए, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। 40 मार्क्स का पेपर है। मैक्सिमम जो नंबर आएंगे 50 कहां से आ जाएगा, 40 का है ही 50 कहां से आएगा भाई। 5 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो होता है वो कंपलसरी होता है, 10 मार्क्स। और उसके बाद एनी 3 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 4, और वो 10 मार्क्स है। लेकिन 10 मार्क्स का होता नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। कभी कभी प्रैक्टिकल है तो 5, 6, 7, 8, मतलब कुछ हिसाब नहीं है, बड़ा थोड़ा सा ऐसे ही टूटा हुआ मामला है। तो कहने को ये 3 क्वेश्चन है, इसके लिए 3 क्वेश्चन नहीं होते। समझिए कि 8-10 क्वेश्चन हो जाते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करके। और इसमें भी 10 नहीं होता, वो 5-5 के होते हैं, 3-3 के होते हैं, 2-2 के होते हैं, 5-5 के तो होते ही मान लो। तो कहने का मतलब 10-12 क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे 40 नंबर के लिए। पहला क्वेश्चन जनरली प्रैक्टिकल होता है। फिर भी प्रैक्टिकल और थ्योरी का रेशियो अगर मेरे से पूछेंगे तो रेशियो 50 नंबर है टोटल, 40 नहीं है, 50। क्वेश्चन तो 50 आएगा ना, आप बनाएंगे 40 का। तो जहां तक मुझे लगता है कि मान के चलिए कि आपका 60-40% का रेशियो होता है। हाँ बेटा, कोई बात है क्या? कोई बात है? 60-40% का रेशियो होता है। कभी कभी ये 70-30 भी हो सकता है। थ्योरी कम होती है, प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। एक तरह से हमारे लिए ठीक ही है। और स्कोरिंग है, मतलब इसके एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बनाएंगे तो पूरे के पूरे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर हो सकते हैं। सर अकाउंट की तरह इसमें कॉन्सेप्ट और थ्योरी अलग रखें? बिल्कुल नहीं, एक कॉपी काफी है, एक ही कॉपी मोर देन इनफ है, ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। 14 चैप्टर है, उसके हिसाब से देख लो, 150-200 पेज जो नॉर्मल कॉपी होती है, ज्यादा कोई हाई फंडे की जरूरत नहीं है। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल जो कॉपी है सफिशियंट है बेटा, कोई बहुत हाई फंडे की जरूरत नहीं है। 4 यूनिट है। एक नेशनल इनकम का है, इसके अंदर 2 सब यूनिट यानी कि चैप्टर कर सकते हैं। एक फिजिकल पॉलिसी, राजस्व नीति जिसको बोलते हैं, इसके अंदर 4 चैप्टर हैं। एक गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी, इसके अंदर 3 चैप्टर हैं। और सबसे लास्ट में इंटरनेशनल ट्रेड है, इसके अंदर 5 चैप्टर हैं। टोटल आप जोड़ लीजिए 14 चैप्टर हो गए ये। यूनिट
लेकिन बस यही है कि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे ये दोनों रिलेटेड होगा, ये चारों रिलेटेड होगा, ये तीनों रिलेटेड होगा और ये पांचों रिलेटेड होगा। तो इसलिए आइए बेटा प्लीज। तो बड़े हिसाब से कहें तो चैप्टर 4 ही है, लेकिन टुकड़ों में टूटा हुआ है तो मेरे के लिए 4 ही चैप्टर। और ये सभी पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मतलब ये किसी व्यक्ति या किसी फर्म के बिहेवियर को एग्जामिन नहीं करता, ये एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी, नेशन या समुदाय, उसके बिहेवियर को और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी से पढ़ने वाले, फिजिकल पॉलिसी से पढ़ने वाले इम्पैक्ट का बिहेवियर करता है। और शायद इसीलिए सीए फॉर्म में है, ये मतलब वो सीए के सिलेबस में लाया गया था कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब कभी अपने क्लाइंट को सलाह देनी होती है तो क्लाइंट को जब सलाह देते हैं तो फ्यूचर में होने वाले सभी इम्पैक्ट को देख के देते हैं। और फ्यूचर में किसी एक व्यक्ति विशेष पे जो सरकार की नीतियों का असर पड़ता है, फिजिकल, मॉनेटरी या इंटरनेशनल ट्रेड की नीतियों का, वो जरूर मतलब एक चार्टर्ड अकाउंट को ध्यान देना चाहिए। शायद इसीलिए ये चैप्टर्स या ये पेपर जोड़ा गया था, लेकिन फिर बाद में अब पता नहीं क्यों हटा भी दे रहे हैं। चलो कोई नहीं, अभी तो है आपके एग्जाम में। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे क्वेश्चन आता है। मतलब ऐसा कभी एग्जाम में नहीं हुआ कि उन्होंने इस यूनिट से पूछा उस यूनिट से नहीं पूछा। वो हो सकता है सबसे 10-10 नंबर ना पूछा हो, सबसे 12-12 नंबर ना पूछा हो, किसी से 15-20 भी हो सकता है और किसी से 8-10 भी हो सकता है, लेकिन आएगा सबसे। तो ये चैप्टर हमें सब पढ़ना है, बट 10+2 के लेवल पे जहां तक मुझे पता है इतना तो आपने पढ़ ही रखा होगा। फिजिकल पॉलिसी भी है, फिजिकल पॉलिसी भी है, चलिए मॉनेटरी पॉलिसी भी है, आरबीआई वगैरह था, और थोड़ी थोड़ी ये भी पढ़ रखी है। इंटरनेशनल भी पढ़ रखा है। कोई आप लोग बाहर के हैं, इंटरनेशनल है कोई? एनीवन फ्रॉम फॉरेन? एनीवन फ्रॉम नेपाल? हाँ, तो फिर तो इंटरनेशनल बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ रखा है, अब उसे पूरा करना है। 40 नंबर का पेपर है तो ढंग से करना ही पड़ेगा। देखिए पढ़ने का तरीका क्या होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन आप नहीं लिखेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन आपको जो बुक दी गई है उसमें आप मार्क करेंगे। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। समय की ऐसे होगी कि भाई काम जल्दी होगा, समझने पे फोकस रहेगा और आपकी कॉपी और स्याही कम लगेगी, इससे धन की बचत होगी आपको। ठीक बात है कि नहीं? हाँ, प्रैक्टिकल जहां आएगा, प्रैक्टिकल जम के हम भी बनाएंगे, आप भी करेंगे। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल जितना भी था सब अलग से छांट दिया है। और ये प्रैक्टिकल इसमें 2 है, एक तो स्टडी मटेरियल जो लेटेस्ट मतलब आज की तारीख में दिखाई दे रहा है वो सारे प्रैक्टिकल एकदम लेटेस्ट। तो किताब के अंदर जो प्रैक्टिकल उसे भूल जाइए, वो थोड़ा पुराना पड़ गया है, ये बिल्कुल लेटेस्ट आपको दिया गया है। प्लस 10 अटेम्प्ट के एग्जाम हुए हैं, इकोनॉमिक्स में 10 ही एग्जाम हुआ है, उसके पहले था नहीं। तो 10 के 10वें अटेम्प्ट के क्वेश्चन चैप्टर वाइज बांट के दिए हुए हैं। अरे यार अभी ला दिया, चलो बांट दो, ठंडा हो जाएगा, बांट दो बांट दो। पिज्जा है, ठीक है। मैंने कहा था 1 बजे, लेकिन लगता है देर हो गया। चलो कर लो, ठंडा हो जाएगा, बेकार। बांट दीजिए बांट दीजिए, ज्यादा गंदा मत कीजिएगा, आराम से रख दीजिएगा। सबको मिलेगा बेटा, सबको मिलेगा बेटा, बैठ जाओ, तुम्हारे पास भी आएगा। बच्चा बड़ा बेचैन हो रहा है। सब, अरे बेटा ऑर्गेनो भी बांट दो, जो मसाला होता है वो भी बांट जल्दी से। भाई देखो पिज्जा आ गया तो थोड़ा समय आप लोगों को अब लग जाएगा, देना पड़ेगा। जल्दी बांटो, जल्दी 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 जल्दी। एक तरफ से बांटो, एक तरफ से। सुनो, ये उठाओ ये उठाओ ये उठाओ, इधर से बांटो, बांटो जल्दी 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 करो। अरे यहां से करो ना, यहां से दो लड़कों को, जल्दी करो बेटा। रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ, ठीक है। मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूं। एक बेंच पे एक साथ, उधर बाद में देना, बचे तब देना।
चलो अब खा ही लो वरना देर हो जाएगा। हाँ ब्रेक ही समझो बेटा, ब्रेक ही है। राजू जल्दी करो। फास्ट राजू फास्ट। तू बैठ जा। देखो बाहर वो घूमने कितना नुकसान, अब इसको नहीं मिलेगा। हाँ तो कब खाना खाई ले तो क्या जरूरत है। हो गया, जल्दी बढ़ जल्दी बढ़ बेटा। आएगा, बाकियों के लिए भी आ रहा है, बनने में टाइम लगता है, आ रहा है। जल्दी से खत्म करो बच्चों, फास्ट। जिसको मसाले और गेनो चाहिए तो ले लीजिएगा। तुम लोग नीचे क्यों रख दिया, खा क्यों नहीं रहा है। नहीं नहीं जल्दी जल्दी करो, अरे जल्दी करो, ठंडा हो जाए, खराब हो जाए, कोई फायदा थोड़े है। खराब हो जाएगा, फायदा क्या उसका, पागल है। इधर दो इधर दो, राजू इधर दो, और लेके आओ और लेके आओ। आ रहा आ रहा। नहीं मिला बेटा आपको तो जल्दी से खाइए, जल्दी से खाइए, देर मत कीजिए। राजू इधर इधर, बच्चों ये रख के खाने की चीज नहीं, खराब हो जाएगा, जल्दी से खा लो, देर मत करो। ये क्लास भी डिस्टर्ब हो गई फालतू की। रह गया, अब यही कहना पड़ेगा मैं खाती नहीं हूं। असल में क्या है, जब नहीं मिलता है तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मैं नहीं खाती। और बेटा और घूमो बाहर। आप जरा पढ़ाई शुरू कर लें। यार खा लो, ठंडी ठंडी करे खाने की चीज थोड़ी ना है ये, घी लड्डू थोड़े ना कि आराम से खाओगे। अरे नहीं मिला तो मैं क्या करूं। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, दिलवाता हूं, चिंता ना करो, चिंता ना, कंट्रोल कंट्रोल। अब यार एक उसको दे दो, इसको 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 दो। अरे इसको दो ना, एक इसको दो, हाँ जल्दी जल्दी करो। अरे दूसरे के लिए मत लो, अपने लिए लो बस, जल्दी 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 करो, हो गया। दूसरे के लिए मत लो, ठंडा हो जाए क्या फायदा। एक बच्चे के लिए तो बस एक, भाग के ले आओ। पीडीएफ सेंड कर दीजिए, अभी कर देते हैं बेटा। कर दिया बेटा, पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया। ये कुछ नहीं, बस केवल थोड़ा सा आइडिया दिया है। ऑर्गेनो ले लो, जिसको भी ऑर्गेनो चाहिए ले लो।
बेटा उधर दो, राजू उधर दो, उधर दो। उधर ही बैठना, इधर नहीं मिलेगा, उधर ही बैठो। बेटा तुम्हारे लिए पिज्जा लिया, ले लो, तुम्हारे लिए पिज्जा रखा हुआ, ले लो। अरे वहां रखा हुआ है, इसका दे दो बेटा। इधर का मुझे लगता है चांस नहीं है अब। ऑनलाइन वालों की बुक होम डिलीवरी हो जाएगी, ऑनलाइन पे फोन कर दो, सभी ऑनलाइन वालों को दी जाती है। पांच मिनट लगेगा। आपको गरम पिज्जा मिलेगा। क्या होता है ना, एक बार बन नहीं पाता ना, थोड़ा थोड़ा करके बनता है। हाँ पढ़ाई शुरू करें मेरे ख्याल से। ये कोई आदमी खाने की चीज है? आराम से रख दीजिए उसको, बेंच में रख लीजिए आराम से, बेंच के अंदर जिसका फिनिश होता जाए रखते जाइए। ऐसे खाइए, हाथ में ज्यादा ना लगे। तो हो गया भाई, अब घूम जाओ इधर सब। मान लो हो गया, डिम्ड, डिम्ड इनकम खा भी लिए, पेट भर गया। और क्या जा रहा, वो बोलते हैं ना, चरसी यार किसके, खाए पिए और किसके। ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है। सही समय पे एंट्री मारी इसने।
अच्छा, पेपर छोड़ दिया इसने पिज्जा के लिए। हमें भी पार्टी चाहिए, हम भी बच्चे हैं बेटा। करो, जम के घर पे पार्टी करो बेटा, ऑनलाइन वालों। बिल्कुल, और अपनी वीडियो शेयर करना। आ रहा बेटा, असल में क्या ना, पिज्जा एक बार बनाने में टाइम लगता है। पेपर है, जाओ जाओ। जिनसे खत्म नहीं हो रहा आसपास शेयर कर लें। नहीं, बॉयज का तो खत्म हो जाएगा, गर्ल्स कई डाइटिंग पे कम खाते हैं। पेट भर गया। अरे बिल्कुल बेटा, ऐसी क्या बात है। ये तो ऐसे लग रहा है पार्क में बैठे हैं, अब घूम जाओ। हो गया। अरे अपनी सीट पे बैठो यार, बाद में नहीं मिलेगा। बेटा छत पे रख देना, छत पे रख देना, और रूम में मत रखो। जा रहा तो छत पे रख देना बेटा, छत पे रख दो। जाओ, तब तक हाथ धो लो जल्दी से, जाओ। ये तो आधा घंटा बर्बाद हो गया इसी चक्कर में। आज आईजीपी में भी पार्टी हो रही है, एकदम डांस ड्रामा सब। सबकी छुट्टी कर दी थी, इसलिए नहीं है। तो अब पढ़ ले बेटा आप। बेटा बनेगा तभी ना आएगा। अलग से खिला देंगे, जा। मैं बोल देता हूँ, जा बेटा तू नीचे जा, मैं मामा जी को बोल देता हूँ, वहीं से ले लेना। मैं बोल देता, उत्सव नाम है ना, मामा जी के पास रहना। मामा जी, एक बच्चा उत्सव जा रहा है, उसका एग्जाम है, उसका पिज्जा उसको नीचे ही दे दीजिएगा, आपके पास जा रहा है उत्सव।
हेलो, ठीक है, हेलो, ठीक है, वो नीचे जा रहा है वो। सही में क्या? असल में हम लोगों ने उसको 5 बजे का बोला था, आपने कहा तो जल्दी कर दिया, इस चक्कर में और गड़बड़ हो गया। मैंने उसको 5 बजे का बोल रखा था। कॉफी वॉफी भी चाहिए? बेटा थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटा आप, क्योंकि टाइम लग रहा है बहुत। आइए, कोई भी लिखेगा नहीं, आप अपनी किताब निकालिए और किताब को मार्क करना है। थ्योरी में लिखने की जो भी जरूरत थी मैंने पूरी कर रखी है, तो एक लाइन भी पूरे 14 चैप्टर में आपको नहीं लिखना है, बल्कि कुछ काटना ही है, मतलब जिसको मैं कहूंगा कि समझ लो और छोड़ दो, याद नहीं करना। आइए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, अकाउंटिंग यहां भी पीछे नहीं छोड़ रहा। भाई नेशनल इनकम क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए कहा गया कि इट इज द सम टोटल of factors income generated by the normal resident of country in form of wages, rent, interest, profit in an accounting year। वो अलग बात है, इसमें भी थोड़ी सी पॉइंट है कि भाई फैक्टर्स क्या है, फैक्टर इनकम क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या है, और वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट क्या है। बट चलिए फिर भी आगे तो खैर खूब डिटेल में आएगा, अभी इतना बता देते हैं। अकाउंटिंग मतलब एक गिवन पीरियड जो भी है, जो गिवन पीरियड है, उस पीरियड के अंदर जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में 11th 12th या फाउंडेशन में, कि जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जैसे लेबर, जैसे कि लैंड या रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, और कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप,
तो ये 4 जो लोग हैं जो रिस्क लेते हैं, पैसा लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना रिसोर्स देते हैं, इनको जो भी मिल रहा है, शर्त ये कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री होने चाहिए। मतलब हमारे अपने एक क्या बोलते हैं इसको, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो लोग नॉर्मली रह और रिसाइड करते हैं उनको लेंगे। जैसे हम हैं, आप हैं, लेकिन इसमें कैसा हो सकता है कोई आदमी बाहर का टेम्पररी आया हो और चला गया हो, वो नहीं लेगा। या हमारा कोई आदमी बाहर गया हो, कुछ कमा के भाग आया हो, वो होता है, कुछ शर्तों में होती है, कुछ में नहीं होती, लेकिन वो सब जनरली नहीं लेते हैं। इसी को बोलते हैं हम नेशनल इनकम। ठीक है ना? तो नेशनल इनकम की बात है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो कहीं भी कमाए वो इनकम ली जाएगी, बाहर के रेजिडेंट है वो यहां भी कमाए तो उसकी इनकम नहीं ली जाएगी। ठीक है? तो इसको सब मिला जुला के बात होती है, यही नेशनल इनकम है। लेकिन अभी इसको ज्यादा डिटेल में मत लीजिए, डिटेल में भी आगे आएगा। अभी तो बस ये कहना चाहते हैं जैसे हमारी इनकम है, आपकी इनकम है, उनकी इनकम है, वैसे एक देश की इनकम है। पूरे देश की इनकम क्या है, और ये कई तरीके से मेजर भी किया जाता है, कई तरीके से डिफाइन भी किया जाता है। ये प्रोजेक्ट आया क्यों, सबसे पहले तो यही देखना है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत सारे कारणों से आया, और जिन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्थिर किया, कैलकुलेशन के तरीके बताए, उनको फ्री का नोबेल प्राइज मिल गया। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना गया है कि सिर्फ इस बात के लिए सिमन कुजनर और रिचर्ड स्टोन को नोबेल प्राइज मिल गया था कि उन्होंने नेशनल इनकम को नापने का तरीका बता दिया। एक देश में क्या कमाई हो रही है ये जानना क्यों जरूरी है, तो इसके लिए आपको मैं बताता हूं। सबसे लास्ट में दिया होगा कि क्यों जरूरी है इसका पता लगाना। हाँ, ये है 1 पॉइंट कितना है, 1। टेस्ट होता है तो उसका सजेस्टेड आंसर नहीं मिलता। अकाउंट का तो डाला था उन्होंने, शायद ऑडिट करने डाला था। चलिए, अब मैं आज से टेस्ट डिपार्टमेंट को इंश्योर करने जा रहा हूं कि वो टेस्ट बनाए तो साथ साथ सजेस्टेड आंसर, वरना टेस्ट ही ना बनाए। मैं आपके सामने बोलता हूं, आपके सामने बोलता हूं। मैं टेस्ट पेपर चेक करने वाले लोग हैं, काफी लोग हैं। फिर भी अगर आपको कोई असहमति हो तो टीचर से बात कीजिए, ठीक है ना? हम आपको और बेहतर सजेशन देंगे। नहीं, कोई नहीं, हम आपको और बेहतर सजेशन देंगे बेटा। मैं टेस्ट डिपार्टमेंट को बोलता हूं। हेलो कोमल मैम, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी तुरंत तैयार कीजिए। क्वेश्चन शेयर कीजिए और 2 घंटे के बाद उसका आंसर भी शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है ना? ये दोनों कंपलसरी है, चाहे थोड़ा टाइम लगे लेकिन करिए जरूर। आइए, सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए, अगर हमें पूरी नेशनल इनकम यानी कि पूरे राज्य के सभी लोगों का पता चले तो उससे ना डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का पता चलता है कि भाई किसको क्या मिल रहा है। हमें पता चलता है कि कहीं ये सिचुएशन तो नहीं है कि 80% लोगों की 5% कमाई और 5% लोगों की 80% कमाई है। ठीक बात है कि नहीं? क्योंकि ऐसे में हमें लगेगा कि नेशनल इनकम बहुत है, एवरेज पर कैपिटा भी बहुत है, लेकिन कुछ लोग खाते खाते मर जाएंगे और कुछ लोग बिना खाए मर जाएंगे। रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास हुआ, कुछ लोगों के पास होगा ही नहीं, तो वो एक आदर्श सिचुएशन नहीं मानी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन जितना इवन हो उतना अच्छा। तो अगर पता चल जाए तो कोई बात नहीं, पता चल जाए तो सरकार उसके लिए पॉलिसी लाएगी। आपने रॉबिनहुड का नाम सुना होगा, जो अमीरों को लूटता था, गरीबों को बांटता था। तो भारत सरकार भी करेगी, हर देश की सरकार करेगी। जो बहुत हेवी इनकम वाले उनको ज्यादा टैक्स किया जाएगा, और जो गरीब है उनको सब्सिडी दी जाएगी, उनको मदद दी जाएगी, उनको फ्री में अनाज दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, स्कूल, एजुकेशन और क्या बोलते हैं वो हॉस्पिटल, बहुत सारी बातें दी जाएगी जो बिना पैसे की भी उनको मिलेगी। ठीक है कि नहीं? तो इससे क्या है, पॉलिसी फ्रेम करने में मदद मिलती है। कल्याणकारी पॉलिसी जिसको बोलते हैं ना, स्टेट की वेलफेयर पॉलिसी, उसको फ्रेम करने में, टैक्सेशन पॉलिसी को फ्रेम करने में, मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करने में थोड़ी सी आसानी होती है। इससे हम इकोनॉमिक वेलफेयर का जजमेंट करके बेटर डायरेक्टेड पॉलिसी करना और बात, और बेटर डायरेक्टेड पॉलिसी करना और बात है। जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए ना।
तो वो थोड़ा सा हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट सेक्टर बताता है। पता है ये बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस हाउसेस को पता चलता है कि भाई गांव की इनकम बढ़ी है या शहरों की, कौन से क्लास की इनकम बढ़ी है, बिजनेस वालों की या जॉब वालों की। तो उसके हिसाब से नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करते हैं, उसके हिसाब से अपनी प्राइसिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं। अब मान लो भाई गांव में आमदनी बढ़ी है तो हीरो होंडा बड़ा खुश होता है कि हमारा बाइक बिकेगा, वो अपना प्रोडक्शन तेज करेगा। बिस्किट वाले अपना प्रोडक्शन तेज करें, उनको पता ज्यादा बिकेगा। तो डिपेंड करता है कहाँ पे कैसा हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो अपनी प्रोडक्शन पॉलिसी थोड़ा सा कंट्रोल रखे प्लीज। ठीक है ना, पढ़ाई भी चलती रहे, खाने की कोई बनाई ना, पढ़ाई भी चलती रहे बेटा। हाँ बेटा बोलिए। इंडिविजुअल करेंगे, टोटल करेंगे, सही बात है, और हम उसको क्लासिफाई करना तो हमारे हाथ में है। कैसे नहीं करेंगे, हम जब करा होगा तो इंडिविजुअल कैलकुलेट ही किया होगा। हम एग्रीगेट भी कई तरह से करेंगे। एग्रीगेट करने का मतलब है टोटल तो हम निकालेंगे ही, हम डिपार्टमेंट वाइज कर देंगे, बिहार में कितना, यूपी में कितना, यहाँ कितना, वहां कितना, शहर में कितना, गांव में कितना, तो हमारे हाथ में है। कैलकुलेट तो हमने इंडिविजुअली किया है। सुनिए, नेशनल इनकम के लिए क्या करेंगे, आपके दुकान पे भी जाएंगे, उनकी दुकान पे जाएंगे, उनकी दुकान पे जाएंगे, उनकी दुकान पे, पता तो हम सबका करेंगे, तभी टोटल पता चलेगा। तो हमें टोटल भी पता चल गया, इंडिविजुअली पता चल गया, पता तो सभी चल रहा है। हाँ सुनिए सुनिए प्लीज। क्वांटिटी बेसिस फॉर एसेसिंग एंड चूजिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, मैंने पहले ही बताया था आपको। पॉलिसी फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इन कंबाइनिंग फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी डाटा, आपने सुना होगा। प्लीज बेटा थोड़ा सा काम पे रहिए। तो देखिए ये अकाउंट की तरह नहीं है, थ्योरी भी आपको पढ़ाने मुझे आना चाहिए और पढ़ने आपको भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल में क्या है ना कि एक रूल और फॉर्मूला सर ने बता दिए, उसी पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। थ्योरी में ऐसा नहीं होता, थ्योरी में हर पैरा अलग होगा। तो अगर आप इसमें भी वही आदत करते रहे तो देखो मेरा तो सिलेबस खत्म हो जाएगा 1.5 महीने में, लेकिन आप जहां होंगे वहीं रह जाएंगे। इसलिए प्लीज अपने माइंड पे भरपूर कंट्रोल कीजिए, नोट्स पे नजर रखिए, बातचीत जीरो, नहीं तो प्लीज मुझे आपको बाहर फेंकना पड़ेगा मजबूरी में, सॉरी फॉर दैट इन एडवांस, क्योंकि मैं बाकी बच्चों के साथ मजाक नहीं कर सकता। आप सीरियस नहीं है लेकिन बाकी तो सीरियस है ना भाई, इसलिए प्लीज बेटा, ठीक है ना। बहुत बड़ी विनम्रता से मैं आपको उठा के बाहर फेंकूंगा, बहुत विनम्रता से। 2-3 आदमी आपको उठाएंगे, वहां ले जाके सॉरी भी आपको बोलेंगे, ऐसा नहीं है, आपको सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। सो हम्बल, आ जाओ इधर। तो सुनो ना, एकदम नहीं बातचीत करनी है, जाओ यार। कोई बाकी रह गया, चलो अब बताना बाकी। हाँ नहीं, अब जाओ चलो। चलिए सुनिए, आपने सुना होगा कि भाई भारत सरकार या आरबीआई ने कुछ रेट्स, की रेट्स बढ़ा दिए। आखिर वो क्या सोच के बढ़ाया होगा, कहीं से उनको खबर लगी होगी कि इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन हो रहा है कैसे पता चलेगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके कैलकुलेशन का तरीका है, नेशनल इनकम इंडिकेट करता है, रियल, नोशनल, तो वो बताएगा वो, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग बात करेंगे, बात करेंगे देश की टैक्स कहीं क्यों बढ़ाया, किस ना ना, ये मैं बढ़िया वाला बात मिला, ठीक है। हर मजाक कर रहा था यार, चलो सुनो। आज इकतीस से बढ़िया खाना खाएंगे, ये क्या, चलो अरे बच्चों के लिए, इधर आओ, ठीक है, ध्यान दो। तो फिनेंशियल और मॉनेटरी सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं, हम मान लीजिए कहीं पे ग्रोथ सपोज करो, ये पता चला कि बिहार की ग्रोथ बहुत ही कम है, बिहार में इनकम ज्यादा नहीं हो रही है, तो सरकार कुछ वहां पे छूट देगी, सरकार उनको टैक्स के बेनिफिट देंगे और भी कई तरह की फाइनेंशियल मदद देगी, असिस्टेंस देगी, गवर्नमेंट ग्रांट देगी, ताकि वहां पे लोगों की आमदनी बढ़े। मान लो कहीं पे बहुत अच्छा काम चल रहा है तो वहां से थोड़ा टैक्स का बेनिफिट लेके कहीं और दे देगी। ऐसी दुनिया ऐसी चलती है बेटा। लेकिन सरकार को पता चले ना कहाँ पे जरूरत है, डॉक्टर भी देखते हैं, पहले टेस्ट करता है कि शरीर के कौन से अंग में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, और उसी के डायरेक्टेड दवा वो देता है और वहीं पे दवा देता है।
इंडिस्पेंसेबल वेरिएबल कंसिडर्ड इन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, जानते हैं? अगर मुझे 2-3 साल का डाटा पता चले तो ट्रेंड निकल जाता है, नहीं निकल जाता है ट्रेंड, पता चले कि भाई इतना ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस देश का, इस इकोनॉमी का आगे क्या हाल होने वाला है। कैसे भारत सरकार बोलते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है कि नहीं? अब देखती है भाई, ऐसे हम बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, 5 ट्रिलियन का बनेंगे हम। तो उसके जो कंप्यूटर होते हैं या विपक्षी पार्टी बोलते हैं सपना ही रह जाएगा मोदी जी का, तो हक है उनका, वो अपना डाटा अलग से प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की फोरकास्टिंग करी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल कंपैरिजन हो सकता है, इंडिया चाइना, इंडिया यूएसए, है कि नहीं? इंडिया नहीं, क्या यार, ढंग से कंपेयर करो। कंपैरिजन का भी वसूल होता है, रूल होता है, ठीक है ना? सबसे कंपेयर नहीं करते, कुछ लोग से कंपेयर करके अपनी बेइज्जती कराने वाली बात है, ठीक है कि नहीं? तो इससे क्या होता है कि अलग अलग कंट्री के बारे में कर लेते हैं। जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनके लिए तो बड़ा जरूरी है, यूनाइटेड नेशंस है उसके लिए बड़ा जरूरी है ये सब चीजें, ठीक है ना? तो ये सब सिग्निफिकेंस है जिसके चलते हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशंस की बातें करते हैं। लिमिटेशंस हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी तो अच्छी अच्छी बातें पढ़ाते हैं, ठीक है ना बेटा? तो ये बेसिकली हमारा मेन काम होता है जिसके लिए हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस करते हैं। अब नेशनल इनकम को कई तरह से कैलकुलेट किया जाता है। नेशनल इनकम को प्रोडक्ट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो कई सारे रूप हैं, तरीके, और सब एग्जाम में आएगा, आपके सिलेबस में सब है। तो धीरे धीरे करके हम लोग बातें करेंगे। आइए कुछ बातें शुरू करते हैं। देखिए, एक बड़ा ही फेमस है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी, सुनो, जिसके मुंह से देखो, बजट के समय जिसको समझ में आया तो वो भी बोलता है, नहीं समझ में तो भी बोलता है जीडीपी, है कि नहीं? मतलब बड़ा हाई फैंसी वर्ड होता जा रहा है आजकल न्यूज पे। असल में क्या है ना कि यूनाइटेड नेशंस ने एक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग बनाया ताकि सब देश एक जगह से करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक होगा तभी तो कंपेरिजन होगा। तो ये भी तो अकाउंटिंग ही है। तो उन्होंने बनाया कि भाई एक तरीके से सब लोग कीजिए ताकि देश देश कंपेरिजन किया जा सके और पॉसिबल हो, ऐसा ना हो कि हम कंपेरिजन कर ही ना पाए। तो उसके लिए उन्होंने कहा, तो देखिए उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट साइड से मेजरमेंट है। प्रोडक्ट साइड का मेजरमेंट ये होता है बेटा कि एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी में हजारों लाखों यूनिट्स हैं जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं। तो टॉपर क्लासेज उनमें से एक है, आईजीपी दूसरा है, नीचे खंडेलवाल कन्फेक्शनरी है, बगल में गणेश कचौड़ी है, बगल में कुछ है, बगल में कुछ है, सब तो कर ही रहे हैं। बाकी टाटा स्टील भी है, मारुति इंडस्ट्री भी है। तो हजारों कंपनियां हैं, छोटे बड़े मोटे सब तरह के लोग हैं। तो कहा गया है कि भाई उनकी जो गुड्स और प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है ना, लेकिन सबसे बड़ी बात है फाइनल इकोनॉमिक गुड्स की। फाइनल इकोनॉमिक गुड्स का मतलब होता है दो तरह के इकोनॉमिक गुड्स होता है, इंटरमीडिएटरी और फाइनल। एग्जांपल देता हूं, मैंने यार्न बनाया और आपको बेच दिया, आपने यार्न से फैब्रिक बनाया और किसी और को बेच दिया, उसने रेडीमेड गारमेंट बनाया और रेडीमेड गारमेंट खरीद के आपने पहना, कंज्यूमर ने खरीदा। तो सिर्फ ये वाली सेल लेनी है, ये वाली सेल नहीं लेनी है, सिर्फ ये फाइनल गुड्स लेंगे। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका होता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब मान लो 100 का इसका था, 120 इसका था और 150 इसका है सेल, तो मानेंगे 100 इसका है, 20 इसका है, 30 इसका हो गया। तो एक तरीका है सीधे 150 को मेजर करो, और एक है कि सबका, ठीक है कि नहीं? दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान है। इसका फायदा है कि टेंशन फ्री बस फाइनल को मेजर करो, लेकिन नुकसान है कि इंटरमीडिएट भी काउंट होगा तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है कि नहीं? और इसमें थोड़ा मेहनत तो ज्यादा लगती है, लेकिन पता चलता है किसका क्या कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में, क्योंकि बेसिकली वैल्यू एडिशन ही आपके काम आना है। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं 30 रुपए खर्च करके 50 रुपए के समोसे बेच रहा हूँ, तो चलिए मैं 20 रुपए ही वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, मैं ही कमा रहा हूँ 20 रुपए, बाकी तो मैंने आटा दाल गैस सूजी मैदा पता नहीं क्या क्या सब खर्च कर दिया, ठीक बात है कि नहीं? तो वैल्यू एडिशन को हम अपना कंसिडर करेंगे। लेकिन ग्रॉस का मतलब है इसमें भी रिसोर्सेज का डिप्शन नहीं काउंट हुआ है, बिफोर डिप्शन का। मान लीजिए आप सब जानते हैं कि गुड्स को प्रोड्यूस करने में रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, फिक्स्ड एसेट की जरूरत पड़ती है, और वो धीरे धीरे उसका ह्रास होता है, नुकसान होता है कि नहीं? तो जैसे वहां पे 1-2 ऑडी बना तो हुआ कि भाई बेंच, तो 3 लाख रुपए का बेंच आ गया, पता भी नहीं चला। एक बेंच 3600 रुपए का आता है, 90 बेंच आया, हो गया 3 लाख रुपए फटाक से।
अब 3 लाख रुपए का बेंच आया है तो धीरे धीरे 3 4 5 6 साल में खत्म भी हो जाएगा। तो कोचिंग में हमें पेपर तो चाहिए, नोट्स तो चाहिए, वो बेंच भी तो चाहिए जो 6 साल में खत्म होगा। तो अभी हम उसकी बात नहीं करें, डिप्सन की बात नहीं करें, ग्रॉस हम ले रहे हैं। प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब हमारे देश के अंदर हमारे लोगों ने प्रोड्यूस किया तो भी काउंट होगा। कोई चाइनीज ने आके काम कर दिया, ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री खोल दी, वो भी काउंट होगा। लेकिन हमारे इंडिया का कोई चला गया अमेरिका, वो काउंट नहीं होगा। मतलब हमारे बाउंड्री के, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर जो काम होगा, जो प्रोडक्शन होगा, चाहे कोई भी करे, यहाँ का लोग करे, बाहर का लोग करे, कुछ भी करे, वो जरूर काउंट होगा। लेकिन हमारे लोग भी अगर बाहर चले जाए और वहां काउंट कर रहे हैं तो काउंट नहीं होगा। इसलिए इसका नाम है डोमेस्टिक। ग्रॉस इसलिए कि वो डिप्सन है, और डोमेस्टिक इसलिए कि हमारे टेरिटरी के अंदर है। और प्रोडक्ट का मतलब तो समझ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसकी फाइनल सेल वैल्यू लेनी है, इंटरमीडिएट सेल वैल्यू नहीं लेनी है फॉर ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना। डोमेस्टिक में डोमेस्टिक टेरिटरी यूनिट। देखिए इसके अंदर कुछ चीजें नहीं शामिल होती हैं। एक होता है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है कि भाई उसमें ना, जैसे सपोज करो कि भारत सरकार ने वृद्धा पेंशन दिया। अब कोई वृद्ध है इसलिए उसको पेंशन मिल रहा है, कहने को तो उसकी आमदनी है, लेकिन उसने कुछ किया थोड़े ना, बस उसकी उम्र ज्यादा है इसलिए सरकार ने दे दिया उसको। वेलफेयर स्कीम के अंदर किसी को अनएम्प्लॉयमेंट बोनस मिल रहा है मान लो, तो इस तरह की चीजें नहीं लेनी है कि उसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। ठीक है। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो भाई एक ने शेयर इशू किया, दूसरे ने शेयर खरीद लिया, तो कैपिटल देश का है, देश में रहा, तो उसमें ऐसा कुछ शामिल नहीं करना, गुड्स एंड सर्विसेज। इलीगल ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो नारकोटिक्स। अब कुछ ऐसी कंट्री है जहां इसी की बड़ी कमाई, जैसे अफगानिस्तान, मैक्सिको, पनामा। पनामा अमेरिका को नारकोटिक्स सप्लाई करके बहुत रिच कंट्री है। बेचारे अमेरिका वाले बड़े दुखी भी रहते हैं, कई बार पनामा पे अटैक भी कर चुके हैं वो। लेकिन पूरी सरकार ही इलीगल है, वहां क्या कर लोगे। छोटी सी कंट्री है, गुंडों की सरकार है। अफगानिस्तान, ये लोग गुंडों की सरकार है अफगानिस्तान बेसिकली। पाकिस्तान भी मोरलेस उसी टाइप का है। तो मतलब पाकिस्तान बार बार ये बोलता है कि हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं, ये हैं। दुनिया के जितने टेररिस्ट हैं वहीं पाए जाते हैं। तो इससे कोई पाकिस्तान का भला थोड़ी हुआ। देखो, सही के साथ रहोगे तभी भला होगा, बुरों के साथ तो बुरा ही होना है। टेररिस्ट से या एक्टिविटी से पूरे वर्ल्ड में जितने नहीं मारे गए, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में मारे गए। और बिठाओ गोदी में। आज उसकी इकोनॉमिक कौन से ढर्रे पे चलेगी आप सबको पता है, कंगाली की हालत पे चलेगी। बुरा करोगे तो देखो, कबीर जी ने बहुत पहले बोला था कि भाई अगर पेड़ बबूल का लगाओगे तो आम कहाँ से खाओगे। आम खाने के लिए तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा ना, बबूल का पेड़ लगा के आम खा लोगे, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो वहां के पॉलिटिकल मिस डायरेक्शन के चलते सब बहुत बुरा हाल है। एक आम आदमी की जिंदगी तरस्त है, क्या कर सकते हैं। चलो जाने दो, सालों गोली मारो। गैम्बलिंग, अब देखो गैम्बलिंग भी इलीगल है। उससे कितनी भी कमाई अब कर ले तो उससे माना जाता है कि, हालांकि गुड्स एंड सर्विसेज वहां प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन माना गया कि भाई ये ठीक नहीं है, यूनाइटेड नेशन ने उसको मना कर दिया। ठीक है। तो हाँ जी, देखिए जहां पे लीगल है वहां तो शामिल कर लेंगे, लेकिन जो ऐसे सट्टेबाजी होती है वो नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला भी बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को भी छोड़ दीजिए, फॉर्मूला हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। सीधी बात मैंने कही, ये देश की बाउंड्री है, इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है सब लेना है। लेकिन फाइनल गुड्स नंबर 1 कहीं का नेशन करे उसे फर्क नहीं पड़ता, हमारे नेशन बाहर करेंगे वो शामिल नहीं करना है। तो इसको हम बोलेंगे, बताइए क्या नाम देंगे हम इसको बोलेंगे जीडीपी। ठीक है। फाइनल गुड्स हमने पढ़ ही लिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पढ़ ही लिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो मार्केट में एक्सचेंज होता है, इसका मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी शामिल नहीं होगा। जैसे कि बच्चों को पालना, बच्चों को पालना। आप बच्चों को आप पाल रहे हैं तो भाई बहुत केयर करते हैं आप। बड़े बड़े जो सीईओ हैं वो भी अपने बच्चों पे बहुत टाइम देते हैं, उनको बैठ के भी बेटा बोलो पापा, बोलो मम्मी, अपना बहुत टाइम देते हैं। उतना टाइम वो किसी और को दे तो करोड़ों रुपए चार्ज कर लेंगे, लेकिन बच्चा अपना है। तो ये हो गया। चाहे ऐसे ही जागरण उगरण चलता रहता है, 10 आदमी ने मिलकर थोड़ा पैसा जमा कराया और जागरण हो गया।
तो वो सब चीजें इसके अंदर वो शामिल नहीं होंगी। शौक, बैठ के चेस खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल हम नहीं करें। हॉबीज शामिल नहीं होंगी, हाउस कीपिंग शामिल नहीं होगी, चाइल्ड रियरिंग शामिल नहीं होगी, मेंबर्स एक दूसरे को लव एंड अफेक्शन, मान लीजिए अपने मम्मी का पैर दबा दिया, वो अलग बात है, 50 रुपए के लालच में दबाया आपने, ठीक है कि नहीं, लेकिन लेकिन ठीक है कि नहीं, वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। पिताजी की अपने उंगली बजा दी, एक उंगली का 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके, हैं गर्ल्स जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, ठीक है कि नहीं, बजेगी तो 10 रुपए 5 रुपए मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो चीजें, अभी नहीं बचपन में सही, ठीक है, तो ये सब इसमें शामिल। प्लीज अरे सुनो, तो कमाई आपकी चाहे जितनी भी हो, लेकिन ये सब चीजें यहां शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा जो चीजें मार्केट में ऑलरेडी है, जैसे सेकेंड हैंड गुड्स, वो तो एक बार जब प्रोडक्शन हुआ तो उसको काउंट किया जा चुका है, अब दोबारा नहीं शामिल होगा। लेकिन 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 सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने में जो कमीशन किसी ने चार्ज किया है वो शामिल होगा, क्योंकि वो तो नई सर्विस है, वो तो सर्विस नहीं है। मतलब नया घर बिका वो शामिल होगा, बट पुराना घर बिके वो शामिल नहीं होगा, बट उसके अंदर ब्रोकरेज जो है वो शामिल किया जाएगा, ठीक है। स्टॉक बॉन्ड वगैरह शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो रियल एस्टेट वगैरह को लिया वो सब शामिल होगा। आइए अब बात आती है, कोई नहीं लिखिएगा अभी, एक एक के ऊपर बेटा इतने सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि आपको याद करा दूंगा, ये मेरा वादा है। अभी तो बस एक बेसिक पहले देख लीजिए ताकि हम प्रैक्टिकल पर चल सकें। मैंने काफी हद तक आपके स्टडी मटेरियल को ध्यान से पढ़ के उसको खूब समरी कर रखा है, इतनी समरी कर रखा है कि अब और समरी करोगे तो गड़बड़ होगा। फिर भी जहां पे थोड़ी ज्यादा हमें दिखाई देगा हम खुद ही बोलेंगे काट दो, आप चिंता ना करो, क्योंकि आपने स्टडी देखा होगा इतना मोटा है, बहुत ही मोटा है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो डिटेल में मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करो, इसीलिए ध्यान से सुनना। लिखना और याद करने के जो पोर्शन है वो मैंने कर रखा आपके लिए, लिख भी मैंने रखा, आपको बस केवल याद करना है। 2 बार पढ़ लेंगे, गारंटी देता हूं 40 के 40 नंबर, एक नंबर नहीं छूटेगा बेटा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। आगे और बिल्कुल अकाउंट कॉस्ट की तरफ पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल चिंता ना करो, अकाउंट कॉस्ट की तरह ही इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। पूरा तो नहीं मैंने कहा ना 60-40 का रेशियो दिया था बेटा, पहला यूनिट और तीसरा यूनिट पूरा प्रैक्टिकल है, दूसरा थ्योरेटिकल है, चौथा थ्योरेटिकल है, हालांकि उसमें भी थोड़ा प्रैक्टिकल है। सुनिए, ग्रॉस, अब की बार डोमेस्टिक की बजाय एक वर्ड आ गया नेशनल, ठीक है, ये भी वही है, फाइनल गुड्स बाय नॉर्मल रेजिडेंट। देखिए इसमें क्या होता है कि हम जीडीपी तो लेते ही हैं, लेकिन जीडीपी लेने के बाद हम नेट फैक्टर्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या तो प्लस करते हैं माइनस करते हैं। क्या मतलब है इसका बताते हैं, सुनिए सुनिए बताते हैं। देखिए हमारे आदमी बाहर हैं, वो बाहर से कमा कमा के इंडिया में भेज रहे हैं। अभी कल ही परसों में पढ़ रहा था कि 2023 में इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिमिटेंस होने की उम्मीद है, कि हम इंडियन भी तो बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, नहीं समझे, हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, आदमी एक्सपोर्ट कर देते हैं। कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ये मिडिल ईस्ट, ये दुबई, यूएई, अब गए हैं तो वे कुछ कमा के भेजेंगे ना भाई। केरला की इकोनॉमी इसीलिए बड़ी रिच इकोनॉमी है, केरला से दुबई नजदीक पड़ता है, तो केरला के बहुत सारे लोग, गर्ल्स बॉयज सब लोग वहां रहते हैं और खूब पैसा भेजते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका में जो बीकॉम के अकाउंटेंट होते हैं उनकी सैलरी 70,000 से लेकर 80,000 डॉलर है, और हाँ अमेरिका में पर मंथ नहीं, साल की। तो 80 रुपए का रेट चल रहा है आजकल, गौर से देखो 56 लाख रुपए आ रहा है। यहां चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं मिल रहा साल का, तो और ठीक है भाई ज्यादा है, लेकिन हम बिहार वाले यूपी वाले को भेजो, वहां 56 लाख में 6 लाख में काम चला लेंगे, 50 लाख तो घर भेज ही देंगे। वो कैसे भी एक ही कमरे में 10 रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम पैसे बचा ही लेंगे, ठीक है। तो अब वहां पे मान लो जो गया है तो पैसा तो भेजेगा ना, तो जो बाहर से आ रहा है बेटा उसको जोड़ लो। हमारी इंडिया की कंपनियां बाहर काम कर रही हैं, वहां से डिविडेंड ला रही हैं, इंटरेस्ट ला रही हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो
हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और बाहर ले जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा तो चाइनीज से भरा पड़ा है, चाइनीज, कोरियन, जापानीज, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में समझो कि प्लीज प्लीज एकदम छा गए हैं। उसके पीछे कारण है इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना है। सुनो ना, भारत सरकार बाहर से इंपोर्ट करने को डिस्करेज कर रही है, और जहां मेड इन चाइना लगाया, लोग, देश के लोग भी नहीं खरीद रहे, चाइनीज माल है, चाइनीज माल है। तो चाइना वालों ने कहा ठीक है बेटा, हम फैक्ट्री ही लगा लेते हैं। भारत सरकार ने कहा चलो आ जाओ, देश में प्रोडक्शन में कुछ तो फायदा होगा। तो यहाँ पे आ गए, अब वो अपनी मशीनें सब लेकर यहाँ पे आ गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का तो इतना बढ़िया आजकल काम हो गया है, तो थोड़ा सरकार फालतू है, वरना और अच्छा काम होता। परेशान करती है सरकार बहुत ज्यादा, तो मतलब बहुत अच्छा। सैमसंग को तो मैं देखता हूँ, सैमसंग के गेट पे इन्होंने पुलिस चौकी बना दी है कि ताकि कोई परेशान ना करे। वो अलग बात है सैमसंग वालों को पुलिस ही परेशान करती होगी, हमारा बांध दो जी, महीना हमारा बांध दो। चलो, एक गुंडे को देना आसान है, सबको देने में तो मुश्किल है ना भाई। चले जो भी है, तो अगर ऐसा है तो उसको घटा दीजिएगा। और बाहर के लोग कमा के यहाँ से ले जा रहे हैं, चाहे वो सैलरी ले जा रहे हो। अब मान लो नूरा फतेही है, सुना है हमने बाहर की है, वो कहाँ की पता नहीं, दुबई के, जहाँ की भी है, मोरक्को या दुबई, जहाँ की भी है। अब वो सैलरी कमा के ले जाती होंगी, तो वो हटा दीजिए, वो हटा दीजिए, ठीक बात है कि नहीं। तो उनकी सैलरी आप यहाँ से हटा दीजिए, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग वहां काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी जोड़ लीजिए। तो इससे जो बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। और प्लीज सुनिएगा, नेट फैक्टर्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड कुछ नहीं है, कंट्री सिटीजन और कंपनी जो अर्न करती है उसको जोड़ लेना है, और ओवरसीज सिटीजन और ओवरसीज कंपनी जो है उनको लेस कर देना है। तो इससे बताइए क्या बन जाएगा। तो डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में जो झगड़ा है वो झगड़ा बस नेट फैक्टर्ड इनकम का ही है, ठीक है। अब अगर आप नेट करेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट डिप्शन घटा लो, ठीक है। नेट करना है तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिप्शन घटा देना है दोनों ही सिचुएशन में, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं अब थोड़ा सा लिखता हूं, एक छोटा सा मैं चार्ट बना देता हूं। देखिए, ग्रॉस जीडीपी और नेट जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में अगर कुछ अंतर है बेटा, तो वो अंतर है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। जीएनपी और एनएनपी के बीच में अंतर है, ठीक ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो कोई अंतर है तो डेप्रिसिएशन का है, और इनके बीच में अगर कोई अंतर है तो वो हमारा है बस वही नेट फॉरेन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यहां भी वही फर्क है। तो उम्मीद है आप चारों के बीच के रिलेशनशिप को समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों तरफ हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ये जब होगा तो माइनस ही होगा, ये प्लस माइनस। तो आप कैसा करिए, इसको लिख लीजिए, बस इतना लिख लीजिए, इससे आगे कैलकुलेशन में बहुत आसानी होने वाली है। सर आपने कहा था इकोनॉमिक्स की क्लास बाद में होगी, आपने पहले क्यों ले लिया। बेटा बताइए कैसे माफी मांगे आपसे हम, ठीक है कि नहीं। अब हो गया तो हो गया बेटा, मैंने सोचा कि 3:30 के बाद थोड़ा सा मैं घूम फिर लूंगा, निकल लूंगा थोड़ा, राइस सर को फंसा देंगे। अरे चेला है तो इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं, आज पहला दिन है, आप चेंज करेंगे, एफएम का टाइम तो यही था। छुट्टी नहीं करो बेटा, छुट्टी के बहाने इतने मिलते हैं कि मत पूछो, क्लास के बहाने करो। और तुम चले जाओगे इसके बाद, घर जा रहे हो क्या, तो फिर बैठे रहो बैठे रहो, एसएम करके जाओ। बहुत बढ़िया बेटा, सो नाइस। विनीता सबसे पहले ही ऑनलाइन थी, चली गई क्या विनीता, हरियाणा पहुंच गई। और सबसे पहले ऑनलाइन पे उसने बोला सर गुड आफ्टरनून, अच्छा मेट्रो से बोल दिया।
हाँ ये सब लग जाएगा। हाँ क्यों नहीं बजेगा, गाना तो इस पे बज जाता है। अरे भाई हो गया, बस इतना सा लिखना तो ठीक है। अब आइए बेटा, कॉन्सेप्ट आता है कि जो ये मार्केट प्राइस होता है ना, मत लिखिए केवल देखिएगा, ये मार्केट प्राइस तो इस बात पे डिपेंड करता है कि सरकार कितना टैक्स लगा देती है। अब जैसे सिगरेट उगरेट है, 2 रुपए की चीज 20 रुपए की बिकती है, मतलब रियल में चीज 2 रुपए 4 रुपए की होगी, लेकिन सरकार ने उस पर इतना टैक्स लगाया, इतना टैक्स लगाया कि वो 20 रुपए 30 रुपए की बिकती है। तो क्या सही में देश का प्रोडक्शन इतना हुआ? टैक्स तो समझिए अब किसी छीन रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज तो है नहीं टैक्स। तो लोग कहते हैं कि देखो मार्केट प्राइस पे कई बार जीडीपी का सही पता नहीं चलता, मान लो सरकार ने ओवर टैक्सेशन कर रखा है। तो सही पता करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें हमें फैक्टर कॉस्ट का पता लगाना चाहिए कि हमारे जितने फैक्टर्स हैं चारों जो हमसे लेते हैं, वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, उसको क्या मिलता है। तो इसके लिए हमें ना इसमें से जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, इनडायरेक्ट टैक्स से लेस कर देना चाहिए, और कुछ सब्सिडी है तो उसको जोड़ देना चाहिए। मतलब सरकार का जो हिस्सा हटा दो, सीधी बात, ठीक है। तो ये अगर ब्रैकेट डालेंगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा, सब्सिडी। एग्जाम्पल देते हैं, कोई चीज बेटा 50 रुपए की है, लेकिन सरकार ना आपसे 20 रुपए टैक्स लेती है, तो सही में समझो कि सामान कितने का है, 30 का है। आपको उनको या उनको 30 रुपए मिलने वाला है, क्योंकि ज्यादा मिलेगा तो सरकार छीन लेगी 20 रुपए। लेकिन इसका उल्टा, मान लीजिए कि सरकार 10 रुपए अपने पास से दे रही है तो सस्ता मिल रहा है, तो चीज तो 60 की है, वो 10 रुपए किसी न किसी को जा ही रहा होगा, तो मजदूर को जाएगा चाहे मालिक को जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा है तो उसको घटा दीजिए, ठीक है ना। तो दोनों एक साथ नहीं होगा, किसी में सब्सिडी हो, किसी में टैक्स होगा। लेकिन चूंकि नेट इंपैक्ट हम ले रहे हैं, पूरी इकोनॉमी का ले रहे हैं, इसलिए पूरी इकोनॉमी के इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को लेस कर दीजिए। तो अब जो बात बनेगी, चीज यही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन अब ये हो जाएगा, ये सब था मार्केट प्राइस की बात हो रही थी। अब आगे जो बात होगी वो कौन सी बात होगी, हर केस में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर लीजिए तो वो फैक्टर प्राइस हो जाएगा। तो ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस के बीच में, फैक्टर कॉस्ट के बीच में अंतर किसका है, सब्सिडी। हम दूसरे तरफ से लिख सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी बराबर मार्केट प्राइस। तो एग्जाम में जैसे भी दिया होगा, कई बार ये देख के दूसरा पूछेगा, दूसरा देख के पहला पूछेगा, तो आप देख लीजिएगा फर्क यही है। तो बेटा दिमाग में डालो, ग्रॉस और नेट के बीच में अंतर डिप्रिसिएशन का है, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस के बीच में अंतर बताइए, है कि नहीं। नेट इसको एक बार नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, सब्सिडी को कर देंगे तो इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इसी का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। क्योंकि टैक्स वगैरह भारत सरकार या कोई भी देश की सरकार पर डिपेंड करता है, तो उससे हम जीडीपी का सही कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसीलिए मतलब कंपेरिजन के लिए हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, और फैक्टर कॉस्ट का जो कैलकुलेशन है ज्यादा बेटर माना जाता है कंपेरिजन के लिए, ठीक है। तो चारों निकल सकता है फैक्टर कॉस्ट पे, याद रहेगा ना, ये चारों ही फैक्टर कॉस्ट पे आ सकता है। तो 8 एग्रीगेट हमने पढ़ लिए, पढ़ा एक ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके 8 हो गया। जैसे चाउमीन वाले के पास चाउमीन होता है एक, लेकिन आप नीचे देखिए उसके डिश में कितना होता है, ये चाउमीन, वो चाउमीन, गार्लिक चाउमीन, चिली चाउमीन, ये चाउमीन, मतलब 10 तरह का आपको बता देगा। चाउमीन एक ही है, बट उसमें जो इंग्रेडिएंट डालना है उसके अंदर फर्क करके आपको 10 बता देगा। राइस एक ही है, लेकिन फ्राइड राइस में क्या डालना है, वो वेज फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, प्राउन फ्राइड राइस, ये फ्राइड राइस, वो फ्राइड राइस, ढेर सारा फ्राइड राइस कर दे। तो हम इकोनॉमिस्ट ने भी यही काम किया है। हो गया बेटा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, देखिए बहुत बड़ा फैक्टर है, आपने सुना होगा इन्फ्लेशन, आप इसको छोटा नहीं मान सकते। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है,
ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि 2 साल के बीच में बहुत बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, या इसको कई बार प्राइस भी बोलते हैं। तो मान लीजिए एक देश का जीडीपी ऐसे बढ़ रहा है, तो देखने में लग रहा है कि बढ़िया बढ़ रहा है, लेकिन क्या है कि करंट प्राइस पर अगर आपने कैलकुलेट किया हुआ है तो आप एक काम भूल रहे हैं, और उस काम का नाम है इन्फ्लेशन। ऐसा हो सकता है कि 10 यूनिट 10 का बिका हो, अभी भी 10 यूनिट है लेकिन मार्केट प्राइस 11 हो गया, अभी भी 10 यूनिट है लेकिन मार्केट प्राइस 20 हो गया, 12 हो गया। तो अभी कल पढ़ा था, पता नहीं कहां पढ़ा था, मैं चैप्टर का नाम भूल रहा हूं, कल भी कहीं पढ़ा था, हमें याद आ रहा है, हाँ अकाउंट में पढ़ा था, कांस्टेंट परचेजिंग पावर और पता नहीं क्या क्या, किसी को याद हो? मॉनेटरी कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, याद आया? तो देखिए देश का जीडीपी नहीं बढ़ा है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है ना वो मेन है। देखो आज बड़ी प्यारी बात बताता हूँ, 5 मिनट थोड़ा सा आपको साइड में ले चलता हूँ। क्यों गांव में अभी भी थोड़ी सी साधनों की कमी और शहर में साधन है? देखो गांव में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। एग्रीकल्चर में मानता हूं है, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा नहीं है। 2000 रुपए का सामान लगाओगे तब जाके 3000 रुपए की गोभी होगी, 4000 रुपए की हो जाएगी बहुत होगा तो, और बाकी समय आपका लेबर खाली बैठा हुआ है। शहर में क्या ऐसे मान लो कि अरविंद दुबे सर है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अगर 1 मिनट बैठते हैं तो अपने मन से बैठते हैं, काम की कमी के चलते नहीं। इतने बैचेज होते हैं कि बेचारे पढ़ा नहीं पाते हो, सीएस का बैच छोड़ना पड़ा उनको, सीडब्ल्यू को छोड़ना पड़ा, क्योंकि आदमी में कितना पढ़ाएगा। फिर जो खाली समय बचता है उनका कार ही उनका ऑफिस है। अब कार में कभी देखना 1000 फाइलें रखी होती हैं, कार में ही अपना मतलब कहीं भी खड़ा करके अपना सब वो जो करना है कर दिया, लैपटॉप से जहां भेजना है भेज दिया, आजकल सब ऑनलाइन होता है। तो अब वो दिन रात सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, पैसे नहीं आएंगे उनके पास, कम होगा ज्यादा होगा लेकिन पैसा तो आएगा। अब मान लो मैं खाली बैठा हूँ बेटा, इस बात को समझना बहुत वो गहराई से, मैं खाली बैठा हूँ गप मार रहा हूँ अपने यार दोस्तों के साथ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, क्या मिलेगा उससे? अच्छा हम यार दोस्त मिलके कुछ कुछ लोहे की दुकान खोल लें, कुछ ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान खोल लें, लोहा पीट पीट के बनाने लगे, थ्रेसर बनाने लगे, फर्नीचर बनाने लगे। सुनने में छोटा काम लग रहा है, लेकिन यार जीरो से बेहतर है कि नहीं है? जीरो से तो बेहतर है ना बेटा। और काम करो तो पता नहीं कब काम बड़ा हो जाए, कोई नहीं जानता। तो अगर दोस्ती इतनी प्यारी है ना बेटा तो साथ काम करो। ये तो मैंने किया, जब मैं तय कर लिया कि मैं कोचिंग ही कराऊंगा, मैंने 6 महीने साल भर में तय कर लिया, मैंने सारे दोस्तों को बुला लिया। हमने कहा ये दोस्त हमारे बाहर रहेंगे ना तो मेरा बार बार मन करेगा इनके यहाँ जाने का, इनको यहाँ आने का। अच्छा करते बुला के हम लोग यहीं रहते हैं, तो पार्टी जो कभी कभी करेंगे उससे अच्छा रोज कर लेंगे, और सब एक दूसरे को सामने देखेंगे, बचपन से देख रहे हैं हम लोग तो अच्छा लगता है। सबसे बड़ा जानते हो डर नहीं लगता किसी बात का, धोखा कोई हमें दे देगा ऐसा नहीं लगता। इवन ड्राइवर साहब भी हमारे गांव के हैं। पहले मुझे बड़ा डर लगता था बाहर का मैं ड्राइवर रखूं और मेरे बच्चे को किडनैप करके भाग जाए कहीं। बात समझो, मान लो स्कूल ले गए, अब स्कूल तो जाहिर कोई जाएगा नहीं, ड्राइवर लेके जाएगा, और लेके मान लो कहीं चला गया, अब मैं कहाँ खोजूंगा? मान लो उत्तराखंड का ड्राइवर है, हरियाणा का ड्राइवर है, कहाँ जाऊंगा मैं? मुझे बड़ा डर लगता था। तो मैंने पता लगाया गांव में कोई है क्या, तो ये गांव में ट्रैक्टर चलाते थे ड्राइवर साहब। तो मैंने कहा आ जाओ भाई, जो सैलरी वहां मिलती है उससे 5000 ज्यादा लेना, रहने का घर भी लेना, लेकिन आ जाओ। अब इतना मैं श्योर कि भाग के कहाँ जाएंगे, यहाँ से या तो बिहार जाएंगे, बिहार भी हमारा घर है, कहाँ जाएंगे भाग के? तो मैं श्योर हो गया कि मेरे बच्चे सेफ हैं। होता है शुरू शुरू में ना बहुत डर लगता है, बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत डर लगता है। तो इस तरह से एक तो वो भी हो गया, प्लस ड्राइवर साहब आ गए। अब ड्राइवर साहब आ गए तो कार नहीं भी चलाते हैं तो बाकी काम में हेल्प कर देते हैं, सर्विसिंग तो दे ही रहे हैं। सुबह उस वो बिल्डिंग का शटर वही खोलते हैं, रात को वही बंद करते हैं। तो हम सब दिन रात देखो, आज 31 दिसंबर है, हम लोगों ने जानबूझ के यहाँ बैचेज बंद किए हैं कि बच्चे बड़े शोर कर रहे थे फाउंडेशन वाले कि सर हमारा एग्जाम बहुत देर है, क्यों जान मार रहे हो? तो स्पेशल रिक्वेस्ट पर उनकी क्लासेज बंद की गई। आप लोगों में से किसी ने रिक्वेस्ट नहीं किया तो अभी क्लास चल गई।
नहीं, जरूरी भी था बेटा, आप ही क्लास करना जरूरी भी था। ऐसे में क्लास करवा दें, बिल्कुल होगा बेटा, तुम अभी करो, ऐसे में क्लास करवा दो। सुनो सुनो सुनो, अरे बेटा सुनो सुनो, तो अरे सुनो प्लीज ना, तो मैं कई बार गांव जाता हूं, तो मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि बड़े शहर में पैसा कमाना बहुत आसान है। नीचे खंडेलवाल कन्फेक्शनर हमारे पड़ोसी हैं, पिछले 20 साल से कुछ खास नहीं बेचते हो, देखो चॉकलेट, सिगरेट, लेमन जूस यही सब बेचते हैं, बर्गर, केक यही सब बेचते हैं नीचे जो है ना बिल्डिंग में। प्लीज प्लीज, लेकिन वो सुबह 6-7 बजे आ जाते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं, और एक दुकान से उन्होंने 4-5 दुकानें कर ली, 4-5 भाई हैं, इधर भी उनकी दुकान है, विजय चौक पे भी है, इधर भी दुकान, मतलब हर मोहल्ले में फैल गए, राजस्थान से हैं। अब 1-1, 2-2 रुपए के सामान बेचते बेचते मैंने सुना है कि अपना घर भी ले लिया, दुकानें भी खरीद ली, आज की तारीख में 5-6 भाई के पास कम से कम मतलब 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है। जानते क्यों? रोज सुबह 365 दिन, अभी उनकी मम्मी की डेथ हुई तो 2-3 दिन बंद था, आपने देखा होगा, 2-3 दिन खंडवा कन्फेक्शनरी बंद था, मम्मी की डेथ हुई थी, अदरवाइज 365 दिन खुला ही रहता है दुकान। तो 365, मेट्रो है, अब तो मेट्रो भी हो गया, तो भीड़ लगी ही रहती है, लोग यहीं से गुजरते हैं, लाओ भाई एक सिगरेट देना, एक पान मसाला देना, एक ये देना, वो देना, जो भी बेचारा बेचता है, तो आमदनी कैसे नहीं होगी? तो बड़े शहर में बिजनेस करना या पैसा कमाना बहुत आसान है, छोटे शहर में थोड़ा मुश्किल है, मेरे मोतिहारी में थोड़ा मुश्किल है, और गांव में इम्पॉसिबल है। गांव में तो 2000 में से कोई 1-2 आदमी कुछ कमा रहा होता, बाकी लोग तो बस इंतजार कर रहे होते, इसीलिए प्लायन है बेटा, वहां गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसीलिए वहां से प्लायन है, और इसीलिए वहां पे थोड़ी सी चीजों का अभाव है। जैसे गांव में जाएंगे तो ऐसे आपको टाइल वाले घर बहुत कम मिलेंगे, जो कोई बाहर कमा रहा हो बहुत बढ़िया, उसी का घर में टाइल होगा, बाकी तो मिट्टी ही बहुत है, छत हो जाए वही बहुत है, प्लास्टर नहीं होगा, बिजली भी ऐसी वो लटकाया हुआ है एक, वो भी फ्री वाली बिजली होगी, जो जो सरकार सप्लाई करती है, पंखे किसी किसी में होगा, नहीं भी होगा, मतलब नॉट नेसेसरी कि सब में होगा, कोई बेटा आया जो उसमें तो लगवा दिया, खराब हुआ तो ऐसे ही लटका हुआ है। इसलिए नहीं कि वो चाहते नहीं है, चाहते तो हर आदमी है, लेकिन वहां पे रिसोर्स नहीं है, इसीलिए इसीलिए बेटा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। अभी कोविड हुआ था तो यही सब लोग कर रहे थे कि लॉकडाउन करो, सरकार ने किया भी, लेकिन सरकार ने दूसरा लॉकडाउन जल्दी खोल दिया, क्योंकि अगर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? मान लो यहाँ पे हजाम है, अब हजाम वो दिन भर में 10, 5, 20, 25 लोगों के बाल काट देता है, दाढ़ी बना देता है, कुछ सेविंग करे, कुछ कर दिया, अपने कमा लिया 1000-2000, फिर वो बगल में चाय भी पिएगा, खाना भी खाएगा, अपना कपड़ा भी खरीदेगा, अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए भी भेजेगा, तो फिर थोड़ा हम भी कमा लेंगे, थोड़ा कपड़े वाले भी कमा लेंगे, वो भी कमा लेंगे, फिर हम जाएंगे बाल कटवाने। कहने का मतलब कि एक दूसरे को सर्विस लेने देने से बात बनती है, फ्री में ही हो, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज ही तो खुशी का वो जरिया है। बॉयज के तो पता नहीं, लेकिन गर्ल्स अगर ब्यूटी पार्लर से निकलती हैं 2000 रुपये खर्च करके, तो अपने आप को एकदम, है कि नहीं, यहाँ के हम है क्वीन, फैक्ट यही है, फैक्ट है। इनको छोड़ो, वो बॉयज मान लो कोई बढ़िया से टी शर्ट अगर खरीदते हैं तो अपने आप को एकदम, है कि नहीं, कार्तिक आर्यन नहीं समझते हैं, तो ये तो बड़ा बड़ा ही सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सी बात है, लेकिन ये सर्विसेज या गुड्स मिला तब ना, नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? नहीं मिले तो कैसे होगा? ये अगर मोतिहारी में क्लास होती तो मैं क्या बांटता? मैं जिलेबी बांटता, वहां जिलेबी ही मिलता, समोसे, पिज्जा तो मिलता नहीं वहां पे। अरे नहीं, है, लेकिन वो कहीं एक जगह पे है, पूरे वो शहर में कहाँ सप्लाई हो पाएगी? ठीक है, वो भी अभी खुला है 10-5 दिन पहले, 2-4 महीने पहले। तो सुने ना, मैं बात कर रहा था, तो 2 साल यानी कि मान लीजिए 2020 है, 2021 है, 2022 है, इसका सही कंपेरिजन करने के लिए बेटा जानते हैं क्या करते हैं? हम
जो नॉर्मल निकालते हैं वो तो निकालते ही हैं, लेकिन एक कांस्टेंट पावर, परचेजिंग पावर पर भी निकालते हैं। ठीक है, तो हम एक को बोलते हैं कि वो जो भी है नेशनल इनकम निकालें, चाहे जो भी निकालें, या जीडीपी निकालें एट करंट कॉस्ट या करंट प्राइस। ठीक है, हम इसको कई बार बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ये जो करंट ईयर का प्राइस होता है ना, उस पे लेते हैं, करंट ईयर मार्केट प्राइस पे, करंट ईयर मार्केट प्राइस। लेकिन एक है कांस्टेंट, एक बेस ईयर ले लेते हैं, आपने सुना होगा बेस ईयर। तो बेस ईयर के जीडीपी लेते हैं, बेस ईयर प्राइस, मार्केट प्राइस, तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जानते हैं क्या करता है? सबको 10 से गुना करेगा। अब यूनिट बदलेगा तभी जीडीपी बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा। अब गुड्स एंड सर्विसेज की यूनिट बदलनी चाहिए, एक वॉल्यूम बदलना चाहिए, क्वांटिटी बदलनी चाहिए, नई गुड्स एंड सर्विसेज आनी चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो उससे क्या है कि सही में आपका नेशनल इनकम या आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, इसका पता चल जाता है। ठीक है, और इसका एक वो भी होता है, मेजरमेंट होता है। हाँ, इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, इसमें हम दोनों के बीच के अंतर को देख लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी, या जो भी आप ऊपर ले रहे हैं, रियल। ठीक है, इससे ना पता चल जाता है कि इन्फ्लेशन है कि नहीं, क्योंकि देखो एक दो सामान का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मिसलीडिंग हो सकता है, पूरी इकोनॉमी का लोगे तो बहुत मतलब अलग होगा। जैसे मैं कई बार स्टॉक मार्केट, अब तो खैर बंद कर दिया मैंने, लेकिन मैंने बीच में स्टॉक मार्केट देखा था, बड़ा गहराई से पैसे भी लगाए थे, एक एक दिन में 1-1 करोड़ रुपए लगा देता था मैं। तो जो सुनो ना, कमाल था, 20-30 हजार कमा भी लेते, 20 हजार चला भी जाता था। लेकिन मुझे बाद में लगा कि ये रियल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो नहीं रहा। मैं अपने दिल की बात बताता हूँ, ये आपको सुनाने के लिए नहीं बता रहा। पैसे मैंने कमाने अच्छे शुरू कर दिए थे। इवन अरविंद सर इतने दिन से हैं, मैंने उनको भी सलाह देना शुरू कर दिया था कि सर अभी सेंट्रल बैंक में लगाओ, 15 मिनट में 5,000 रुपये आपके। और सही में लगाया, उनको 5,000 रुपये हो भी गए। नहीं, मैं लॉन्ग टर्म नहीं किया, मैंने इंटरडे ट्रेड किया। चार्टर्ड अकाउंट हूँ, समझता हूँ शेयर डिवेंचर, और थोड़ा बहुत सट्टेबाजी की बचपन से आदत है, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये। मैंने कहा था ना, वो जुए की आदत है। इंट्राडे जुआ ही है, इंट्राडे जुआ है, इसमें क्या कहना है। और भारत सरकार ने अलाउ किया हुआ है, मैंने स्टॉक एक्सचेंज पे किया, कोई लीगल काम नहीं किया। इंट्राडे अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है जी। वो शेयर मार्केट में मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन मैंने, सुनो प्लीज, मैंने महसूस किया बेटा, इससे मैं पैसे कमा रहा हूं चाहे गंवा रहा हूं, सोसाइटी को बहुत ज्यादा बस एक लिक्विडिटी दे पा रहा हूं, और कुछ नहीं है। एक तरह थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो है ही कि स्टॉक लिक्विड रहते हैं, खरीदर परचेजर बहुत होते हैं, तो स्टॉक लिक्विड होते हैं, जेन्युइन इन्वेस्टर जब चाहे बेच सकते हैं, जब चाहे खरीद सकते हैं, ये एक फायदा होता है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा सोसाइटी को। और जो मैं 10 दिन पहले काम कर रहा था, बच्चों को वो सीए बना रहा था, तो कम से कम 200-400 बच्चों को डेली मैं टच कर रहा था, उनकी लाइफ को। एक रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने में मैं इतने 25 साल से लगा हुआ था, और वही काम मैं कर रहा था, मुझे वही करना चाहिए। और बिल्कुल मैंने बेटा ऐप भी डिलीट कर दिया, एक एक पैसा मैंने निकाल लिया। जो भी पैसा, तो 0.4 एक दिन में देखा 1.14 था, मैंने कहा भी दे, वो भी ले लिया मैंने। जितना मैंने फंड उसमें ट्रांसफर किया था एंजल वन में, सारा का सारा पैसा ले लिया। अब एंजल वन रोज मुझे फोन करता है, कहाँ चले गए साहब। उन्होंने वो मैनेजर बना रखे होते हैं। अब इंटरडे इतना करता था तो भी तो कमाता था, तो उसका मैनेजर रोज मुझे मैसेज फोन करता है, मैं उठाता ही नहीं। छोड़ा है हम वो गलिया, छोड़ दिया वो। तो मुझे लगा कि प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का बहुत जरूरी है। यही मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जान है। 1980 में हम से मोहल्ले में किसी घर में टीवी नहीं था, रेडियो हुआ करता था, उसी पे हम लोग कमेंट्री सुनते थे। 83-84 से मैंने सारे मैच की कमेंट्री सुनी है, बस उसी में काम चलाते थे। बाद में टेलीविजन आया तो भाई ठीक है ना, पहले से ज्यादा बेटर हम देख पा रहे हैं,
टेलीविजन आया तो बहुत सारी प्रोडक्ट बिकने शुरू हो गए, क्योंकि उसमें ऐड आना शुरू हो गया। फिर हमें पता चला कि रसना भी कोई चीज होती है, ठीक है कि नहीं। फिर रसना हम लोगों ने बड़ा मुश्किल से, दुकानदार को बड़ा तंग किया हम लोग जाके, अबे रसना ला, क्या कर रहा है। और दुकानदार को भी नहीं पता रसना क्या चीज होती है भाई। तो धीरे धीरे उसके डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचे तो फिर रसना लाया हो। हम लोग का पूरा टाइम यही था, गर्मी के दिनों में रसना घोलो, चीनी घोलो और पियो और पिलाओ दोस्तों को, यही काम था गर्मी के टाइम में। पीने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी चलो रसना टेलीविजन पे देखा है तो भाई पीना तो है ही, पीना है तो पीना है। जैसे पीछे 10 साल पहले उन्होंने बिस्किट या कुरकुरे के साथ कुछ वो डालने शुरू कर दिए, मगरमच्छ और क्या बोलते हैं उसको, हम लोग डालने शुरू कर दिए। भाई साहब बच्चे क्रैक्स खाने पे कम ध्यान और कलेक्शन पे ज्यादा, 1 डब्बा 2 डब्बा, वो जनरेशन आप ही वाली होगी मेरे ख्याल से। अब आप बड़े हो गए, घर में जमा कर रखा था तो देखो, हाँ किंडर जो है कि नहीं, तो वो खाने पे कम और वो जमा करने पे ज्यादा, सारा 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 बवाल था टेलीविजन। तो टेलीविजन ने गुड्स एंड सर्विसेज को फैलने में मदद करी, उसने मदद करी। टीवी सीरियल आने लगे तो उनमें साड़ियों का शो और बाकी सब मेकअप, ये क्या बोलते हैं आई लाइनर और ये सब चीजें, ठीक है कि नहीं, वो सब आना शुरू हुआ तो लोगों ने भी खरीदना शुरू किया। अच्छा है, गुड्स एंड सर्विसेज का ढेर सारा प्रोडक्शन और फैला हुआ, नॉट बैड, कोई बुराई नहीं है। हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, हम नहीं करेंगे तो कोई और वर्ल्ड में कर लेगा। देखो हम मोबाइल नहीं बना पाए, हम कैलकुलेटर नहीं बना पाए, हम कंप्यूटर नहीं बना पाए, तो आज भी हम चाइना पर डिपेंडेंट है। इतना मारा मारी उठा पटक के बाद, गाली गलौज के बाद भी मजबूर है लाने का वहीं, और नहीं तो थोड़ा वो थाईलैंड, वियतनाम और कोरिया से मंगा लेते हैं। हुआ क्या, इन लोगों ने 1998 95 96 97 में कर लिया, हम थोड़ा चूक गए। अब एक बार जो चूक जाते हैं ना बेटा, वो चीज हो जाती है। अब सीए की क्लासेस, सीए क्लासेस लक्ष्मीनगर में चलेगी, ये गाजियाबाद में नहीं चल पाएगी। एक आदमी खोलेगा भी, 2 4 बच्चे आएंगे, बंद हो जाएगा। वहां वो इको सिस्टम में नहीं बनेगा। यहाँ पता है क्या फायदा है, यहाँ है कि मान लो एक टीचर को यहाँ पे काम नहीं मिला तो बगल एक कोचिंग में चला गया, हमें जरूरत पड़ी बगल एक कोचिंग वाले को बुला लिया। इवन जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं, टाइपिस्ट होती हैं कोचिंग की, सीए की सीए लाइन में रहती हैं। मैनेजर जो होते हैं सी लाइन को सी लाइन में रहते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की लाइन में नहीं जाते, तो सब लाइन अलग है। तो इकोसिस्टम का ये बहुत बड़ा फायदा होता है, और जितना इकोसिस्टम में बढ़ेगा उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना ही इनकम बढ़ेगी और उतना ही वेल्थ जनरेट होगा। टॉपर क्लासेज और यहाँ 10-15 कोचिंग और जो आई, उससे यहाँ इतने हॉस्टल बन गए कि मत पूछो। जो नॉर्मल घर थे तोड़ तोड़ के लोगों ने हॉस्टल बना दिया, ढाबे खुल गए, मेस सिस्टम हो गया, टिफिन सिस्टम हो गया। एक किताब की दुकान थी सिर्फ पांडे बुक डिपो, अब टॉपर्स का 3-4 दुकान है, और भी बहुत सारी वो दुकानें खुल गई। जहां भी टॉपर्स बेटा दिखाई देगा वो टॉपर्स का ही है। मेरा अपना दुकान नहीं है, दुकान मेरा है, मैंने भाड़े पे दे रखा है। मतलब दुकान मेरा है, मैंने उसको भाड़े पे दे रखा है। मेरे सब मामा के वो बुआ के बेटे हैं, मतलब मेरे भाई हैं। तो शुरू शुरू में देखा कि कौन इनका हिसाब किताब करेगा, तो मैं उनको बोलता हूँ यार महीने का ₹1,00,000 तू दे दे, बाकी सब रख ले। क्या है, ज्यादा लालच ठीक नहीं है ना, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो मुझे महीने के 1,00,000 दे देते हैं, कोई 1,00,000 कोई 1,25,000 दे देता है। मैं ज्यादा लालच क्या करना है, बेकार है, बाकी सब तो रख लो, दाल उड़ चल जाए। चलो आ जाओ, लेट्स सी। तो ये सब जादू कैसे हुआ, आप लोग आए तभी ना हुआ। यहाँ पे कोचिंग खुली, रिजल्ट आया, बच्चे आने शुरू हुए, इकोसिस्टम बन गया। ये साधारण में कहाँ चलता है सीए कोचिंग, नहीं, अब साधारण में कुछ और चलता होगा। यहाँ आप सुनो, अरे मजाक में, वजीराबाद है बगल में, वो जफराबाद है, ठंडी में जैकेट, गर्मी में कूलर, इतना बढ़िया काम है कि मत पूछो। अब वहां के घरे बदलने लगे, कमाई हो रही है, तो वहां घर अब चेंज होने लगा, रोजगार होने लगा, बाहर के लोग आए कमाने लगे। तो वहां के लोगों ने सोचा ये बाहर कमा रहा, हम क्यों ना कमाएं। वहां पे 3-4 गली है, पूरे इंडिया को जैकेट वही सप्लाई करता है। हाँ, जफराबाद में, सीलमपुर नहीं, सीलमपुर थोड़ा और आगे जाओगे तो जफराबाद एक जगह है, मौजपुर से पहले। तो वहां पे गली नंबर, क्योंकि मेरी भी वहां 3-4 साल से दुकान चलती है, इसलिए मुझे पता है। मैं नहीं जाता, मेरे पार्टनर लोग देखते थे, अब मैंने छोड़ ही दिया, मैंने बिजनेस ही बेच दिया। प्लीज सुनो ना, तो उसमें गली नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 8-10 गलियां हैं। अंदर
तक दुकानें 15, 20, 25, 50, 100 दुकानें हर गली में। पूरे इंडिया को जैकेट सप्लाई करने के एकमात्र वही जगह है। अब जाके खलीलाबाद में शुरू हुआ है और यूपी में एक जगह है कबीर नगर के पास, गुड्डा के थोड़ा और आगे गोरखपुर के पास खलीलाबाद, अब जाके वहां शुरू हुआ है। ये जो मैंने पहना हुआ है ये और कहीं बन ही नहीं सकता सिवाय लुधियाना के। बहुत कोशिश करते हैं त्रिपुर वाले बनाने की, नहीं बना पाते, वो क्वालिटी दे ही नहीं पाते। लेकिन जो टी शर्ट बना देते हैं लुधियाना वाले नहीं बना पाते। त्रिपुर का टी शर्ट शानदार मतलब होता है, बेहतरीन, एकदम सस्ता और बेहतरीन। लुधियाना का ये वुलन मतलब जिसको हुडी बोलते हैं ना, हुडी और स्वेटर पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है भाई साहब, पूरे वर्ल्ड को। बस चाइना से थोड़ा सा मात खा जाते हैं ये लोग, चाइना के पास मशीनें ज्यादा है तो उनकी फिनिशिंग और अलग होती है। हमारे पास मशीनों में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, चाहे डेवलपमेंट नहीं है, और प्रोडक्शन थोड़ा स्लो होता है। अदरवाइज लुधियाना इज बेस्ट। तुम ब्रांड कोई भी खरीद लो, माल लुधियाना का होगा। एलन सोली खरीद लो, लुइस फिलिप खरीद लो, मोन्टो कार्लो खरीद लो, और देखना मार्केटेड बाई लुइस फिलिप, या जो भी होगा, और लैंस रिटेल, बट मैन्युफैक्चर्ड बाई कोई ना कोई कंपनी लुधियाना की होगी। 5,000 10,000 कंपनी लुधियाना में काम करती हैं, 10 लेबर हो चाहे 10,000 लेबर हो, लेकिन बनाते वही है, बनता उन्हीं का है। ये होता है बेटा इकोसिस्टम। तो इसमें जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उतना ही बढ़िया होगा। केवल इन्फ्लेशन बढ़ने से अगर कुछ होता हो तो अच्छी बात नहीं। इसी पर मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं। ये सबके पास है ना? हाँ, नोट कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। कनॉट प्लेस में 9 बजे के बाद बाहर नहीं आ सकते, लेकिन अंदर जा सकते हैं। तो आप पहले चले जाइए और आना हो तो आप बाहर आ सकते हैं। मतलब कनॉट पर लक्ष्मी नगर आना हो तो आप वो मेट्रो अंदर जाना अलाउ करेगी, बाहर आना अलाउ नहीं करेगी, ताकि भीड़ ना बढ़ जाए, पॉकेट ना कट जाए। आज सुबह मैंने गलत बोल दिया था कि ना आना ना जाना। अभी मैंने बाद में पढ़ा क्योंकि मुझे भी जाना था, इसीलिए मैंने फिर से पढ़ा। तो तो मैंने ये देखा क्यों है। अरे कार तो जा ही नहीं सकती ना वहां, प्रॉब्लम तो ये है यार। कार कम से कम 2-3 किलोमीटर पहले छोड़नी पड़ेगी। कहाँ छोड़ेंगे 2-3 किलोमीटर पहले कार? और रात को 2-3 किलोमीटर कौन चलेगा बे? बड़ी परेशानी होगी रात को 10 बजे। लेकिन मेट्रो चलती कितने बजे तक है? वहां से मिल जाएगा, वो 11 बजे तक मिल जाएगा। नहीं, कभी कभी नहीं, पता चला कभी कभी चक्कर में वहीं लटक गए। हाँ, वही लटक गए वहीं पे। कार की दिक्कत नहीं है, कार बहुत दूर छोड़ देगा, और कहाँ रखेंगे? ड्राइवर साहब परेशान। ड्राइवर के बारे में सोचना पड़ता है ना यार, हम लोग वैसे लोग नहीं है। हो गया भाई? नोशनल मतलब करंट प्राइस, और रियल मतलब पुरानी प्राइस। सुनिए, शुरू करें। आज वेदर वाला गड़बड़ कर गया। आज वेदर वाले ने बोला था भाई ठंडी लगेगी, लेकिन ठंडी तो है नहीं आज। फालतू में बार बार कपड़े पहन ले रहा हूं, निकालना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ठंडी बहुत लगती है। फिर कैसे हूं ना मैं।
तो मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती। पूरी गर्मी आपने देखा होगा टी शर्ट पहने घूमता रहता हूं मैं। पूरी गर्मी में कहीं फुल शर्ट नहीं पहनता और पूरी ठंडी में टोपी लगाता हूं। ठंडी बहुत लगती है मुझे। बीमार नहीं पड़ सकता ना, तुम्हारे लिए मैं बीमार नहीं पड़ सकता, मेरी ये प्रॉब्लम है। हो गया बेटा? किसी को भी बेटा प्रोडक्टिव आदमी को बीमार करना मना है। ये भी एक कारण है कि जितने ट्रॉपिकल रीजन है वो गरीब हैं। अब बड़ी अच्छी बात आपने बोल दी, तो मैं आपको बता ही दूं, जितना भी ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब ये मान लो ये वर्ल्ड है, तो एक ये आपका इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर के ये जो दो होते हैं, इसके बीच के आप कोई भी डेवलप कंट्री नहीं देखोगे। नो डेवलप कंट्री नहीं है। अरब भी कौन सा डेवलप कंट्री, बेकार की बात। तेल तेल का पैसा है जब तक है, उसके बाद उनसे बड़ा कंगाल कोई नहीं है। 50 साल पहले वो कंगाल थे और 15 साल बाद वो कंगाल होंगे। उनके पास कहीं कुछ है ही नहीं। 50 साल पहले तो बहुत ही बुरा हाल था उनका। सुनिए सुनिए बताता हूं। असल में क्या है कि यहां पे गर्मी के चलते बीमारियां बहुत होती हैं। तो बरसात के दिनों में लेबर पावर मैक्सिमम तो बीमारी रहती है, ये थकी हुई टायर्ड रहती है। चिपचिपा मौसम में ज्यादा मेहनत नहीं हो पाता। अब मुझे ही देख लो, ढंग का मैं ठीक ठाक था और 15-20 दिन अस्पताल में झूलता रहा। उस समय मैंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी, आमदनी नहीं हुई मेरी। मेरे जैसे कितने वर्कर बीमार थे। ये प्रॉब्लम चाइना में नहीं है। चाइना इससे ऊपर है, यूरोप इससे ऊपर, अमेरिका इससे ऊपर है, कनाडा इससे ऊपर है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इससे नीचे है। अफ्रीका फंस गया और हम इंडिया फंस गए, थाईलैंड वगैरह फंस गया, ये सभी चक्कर में फंस गया। थाईलैंड फिर भी थोड़ा ऊपर है। ये दिल्ली से गुजरता है बेटा, दिल्ली बिहार वगैरह से गुजरता है। हाँ ये लोग बढ़िया हैं क्योंकि यहाँ पे मेहनत ज्यादा कर सकते हैं आप, धूप कम होती है, लेकिन यहाँ पे थकावट नहीं होती, बीमारियां कम होती हैं। ये पूरा मतलब ये वो रिसर्च है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। और इसके बीच की जो कंट्री आप देख लो, कोई भी डेवलप, एक जीरो डेवलप कंट्री। ऐसा थोड़ा ना कि इंडिया के लोग मेहनत नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि अफ्रीका के लोग मेहनत नहीं करते, सब फालतू ही है, सब दारू पी के मस्त, ऐसा कुछ नहीं। ब्राजील अर्जेंटीना मेहनत नहीं करता, सब मेहनत करते हैं। नहीं आता ना, ऑस्ट्रेलिया इसके नीचे है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों इसके नीचे है। न्यूजीलैंड तो पूरा फ्रीज है यार, पूरा आइस आइस है। अभी तो पूरा बंद होगा न्यूजीलैंड, इसके बावजूद भी वो काम कर लेते हैं। घर के अंदर वो सेंट्रल वो हीटिंग सिस्टम लगा के उसी में अपना काम करते रहे, थकते ही नहीं। अब इसको नहीं बदल सकते। अब फ्यूचर में देखो क्या होता है, इसको नहीं बदल सकते। तो इतना बड़ा मतलब नेशनल इनकम पे पॉल्यूशन का क्या बोलते हैं, पर्यावरण का फर्क पड़ता है। इसका एक देश एक्सेप्शन नहीं हो पाया आज तक, एक नहीं। चाइना में और इंडिया में क्या, हम भी जबरदस्त मेहनती हैं, बल्कि इंडियन के लोग मानते हैं ज्यादा मेहनती हैं। हमारे इंडिया के लोग जो बाहर जाते हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे थकावट हो जाती है 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के बाद, नहीं कर पाते काम, बीमार हो जाते हैं। 10 तरह के सारे वायरस यहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में ना वायरस थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठंडे में कम हो जाते हैं। चलो आ जाओ बेटा। अब काम की बात, ये सब तो गप था, इसमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला जो मैंने अभी तक बताया। एग्जाम में बेटा ये आएगा, ये लो 20-30 क्वेश्चन है, इसमें से मान के चलो 2 क्वेश्चन आने ही है। हर एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं हुआ कि नहीं आया। 10 नंबर का क्वेश्चन पहले दूसरे चैप्टर से 15 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। 40 में 15 बहुत होता है यार। 14 चैप्टर में 2 चैप्टर में 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर। चलो आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना नहीं है। इसी बीच मेरे पास क्वेश्चन आया, सर रियल में कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, ये कैसे पता चलेगा? ओ जीडीपी में अभी बताता हूं, देखो ना अभी बताता हूं बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। ये नोशनल जीडीपी यानी करंट इनकम है, करंट प्राइस। ये रियल जीडीपी यानी कांस्टेंट प्राइस, बेस ईयर। ये करंट ईयर है, करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस। गौर से देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर 100 है। ए
बी ए डिवाइडेड बाई इंटू 100। आगे देखो यहाँ पे 800 है जबकि होना चाहिए 650, तो 1 2 3 है। 1150 है जबकि होना चाहिए 800। नोशनल इनकम इतनी है जबकि होना ये चाहिए, ये सिचुएशन। नहीं अभी तो इसमें इंटरप्रिटेशन है, बताऊंगा। तो अमर पहले आपके सवाल का जवाब, कैसे पता चला कि बढ़ेगा? देखो बेटा, ये पता चल रहा है कि बढ़ रहा है, 30% बढ़ा है। गौर से देखो, यहाँ 20-22% के करीब बढ़ा है, यहाँ 20% के करीब बढ़ा है। हाँ, ये बढ़े तो बढ़े, इस पे भरोसा नहीं करते। जबकि यहां देखो, यहां थोड़ा कम बढ़ा है। तो हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? यहां पे इन्फ्लेशन हुआ है 23%, यहां पे फिर इन्फ्लेशन हुआ है 20% में करें तो कम आएगा, लेकिन यहां पे घटा है, डिफ्लेशन हुआ है। यहां पे देखो डिफ्लेशन हुआ है। इंटरप्रेट करना है ना, कैलकुलेट नहीं करना। हर बात में कैलकुलेट थोड़ी ना होगा। यहां देखो इन्फ्लेशन हुआ है, अब परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो आपको यही इंटरप्रेट करके दिखाना था कि जीडीपी डिफ्लेटर बताता है कि आपकी इकोनॉमी में कितना एवरेज इन्फ्लेशन है। एवरेज, किसी एक का इन्फ्लेशन कितना ज्यादा है। फिर से बोलो, 1240 को इससे कंपेयर करोगे? पिछले, हम सुनो ना, एक मिनट, हम बोलते हैं कि इस साल देश का जीडीपी 7% बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? 2014 से थोड़ा ना करेंगे, 2010-11 बेस ईयर उसे थोड़ा ना करेंगे। पेपर में पढ़ा होगा, सुना होगा कि भाई देश का जीडीपी अब की बार 7% बढ़ने की उम्मीद है, या जब साल खत्म होता है तो आता है कि भाई इतना बढ़ा, ऐसा उम्मीद। हालांकि रियल डाटा तो 3 साल बाद ही आ पाता है। रियल डाटा जो है वो 3 साल बाद आ पाता है। पहले बेसिक एस्टिमेट होता है, फिर थोड़ा एडवांस एस्टिमेट होता है, फिर बाद में तीसरे साल में रियल डाटा आता है, क्योंकि पूरी इंडिया कंपाइल करेंगे तभी ना रियल डाटा देंगे। तो प्राइमरी एस्टिमेट अभी ये साल खत्म होते ही आ जाएगा कि सही में जीडीपी कितना बढ़ा, तो वो तो पिछले साल से कंपेयर होगा ना बेटा। तरक्की तो हर साल होनी चाहिए ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन है, यहाँ पे इन्फ्लेशन है, यहाँ पे देखिए जीडीपी डिफ्लेटर कम हुआ है, यानी कि डिफ्लेशन है। ठीक बात है। देखो ना, रियल परचेजिंग पावर ज्यादा तेजी से बढ़ा है जबकि ये कम तेजी से बढ़ा है। सही बात है बेटा। हाँ, रियल जीडीपी बढ़े, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े तब ना यार। पहले 10 सीए फर्म, तब 20 सीए फर्म है, सबको काम मिल रहा है। 10 सीए फर्म तो उन्होंने 20 सीए फर्म के बराबर फीस लेनी शुरू कर दी, वो क्या हुआ? ठीक है भाई, आम जितना हो, अमरूद जितना हो, लीची जितना हो, लोग खाएं। ये थोड़ा ना कि वही आम हम मंगा करके बेचने लगे। देखो, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो लोग कंजम्पशन कम कर देंगे, कंजम्पशन कम कर तो वेलफेयर कम होगा। इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए। प्राइसेस कांस्टेंट रहे, चलो बढ़ता है कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं। इसीलिए तो भारत सरकार ज्यादा चिंतित हो जाती है इन्फ्लेशन होने पे, क्योंकि इन्फ्लेशन होने पे जो गरीब तबका है वो अपनी कंजम्पशन मजबूरी में कम कर देता है बेटा। हम और आपके कितनी जल्दी मॉल चले जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं मॉल, उनको पता है नहीं जा पाएंगे। मॉल में हम लोग की हालत खराब हो जाती है। कहीं भी 3-4 फैमिली मेंबर के साथ बैठो किसी मॉल में, घटिया से घटिया में भी, तो भाई 2000-3000 से कम का डिनर का बिल नहीं आएगा। और 4 आदमी है तो 2000 तो है ही कम से कम। और अगर 5-6-7 लोग हैं तो 8-10 हजार का भी जुगाड़ हो सकता है, ढंग का अगर कोई और रेस्टोरेंट हो तो। इतना आसान नहीं है, तो नहीं जाते बेचारे वो लोग। वो लोग मॉल के बाहर जो दुकानें होती है वहां से खा लेते हैं, मॉल में घूम के आ जाते हैं। तो मजबूरी है ना, अगर पैसा उनके पास होता तो वो भी जाते। इसीलिए कमाई होना जरूरी है। बहुत पहले की बात है, जब शुरू शुरू में मॉल खुला था, वो वेब मॉल खुला था नोएडा में, वो सबसे पहला मॉल, अब तो बंद हो गया। तो वेब मॉल हम लोग गए, फरवरी के महीने में गए, तो पूरा टॉपर्स की टीम में लेकर गया था कि मॉल घूमते हैं। नई चीज थी हम लोगों के लिए, 2002-4 की बात है। तो बड़ा लोग हंस रहे थे, बच्चे कूद रहे थे, फान रहे थे, सब नए नए कपड़े पहन के घूम रहे थे, बड़ा मतलब मस्त माहौल था। और 11-12 बजे का टाइम था। मैगडी में भीड़, मतलब हर रेस्टोरेंट में भीड़।
तो मैंने कहा यार इतने पैसे लोगों के पास कहाँ से आ रहे हैं, हम लोगों को तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हमारी रिसेप्शनिस्ट थी दीपिका, उसने कहा जानते हो सर, यहाँ जो भी अभी घूम रहा है फिर रहा है पैसे खर्च कर रहा है ना, इनके घर का कोई बहुत मेहनत से कहीं काम कर रहा होगा, चाहे वो नेता होगा, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, चाहे बिजनेसमैन होगा, इंजीनियर होगा, सीए होगा, कुछ न कुछ होगा, और वो पैसे दे रहा है, तब ये बच्चे और इनकी बीवियां सब मोती तगड़े जो भी हैं सब यहाँ पे घूम रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं। अब देखा होगा, अरे मॉल में तो कुछ ऐसी क्रेजी मार्केटिंग करने वाली होती है कि दाब दंग रह जाएंगे, ये सामान भी, ये भी पूरा मोटा बांध लेती हैं और ऐसे खड़े होकर बताओ बिल कितना है। हम लोग तो एक मतलब स्वेट शर्ट खरीदते हैं साला 2-2.5 हजार का, वो दिमाग खराब हो जाता है। और वो लोग ये भी लाओ, वो भी लाओ, वो भी लाओ, वो भी लाओ, रास्ते में कुछ और दिख गया इसको भी रखो, और इतना मोटा बना के, और पता नहीं 20,000, 30,000, 40,000 का बिल एक बार। सही बता रहे हैं? हाँ, 25,000 का जैकेट, सही बात है, 32,000 का जैकेट, कोई बड़ी बात नहीं। तो नहीं, पैसा सबके पास नहीं है ना, कुछ के पास है, हमारे पास भी होना चाहिए, हम भी मेहनत करें, दिक्कत क्या है यार, अफसोस नहीं करना है। इसीलिए मैं कहता हूं खूब स्किल सीखिए, खूब स्किल सीखिए बेटा। 2003 में मैं जब गया था, 2003 के पहले की बात बता रहा हूं, पहले कब आया था दिल्ली में, 93 में कनॉट प्लेस में मैं आया था। तो मैं वहां पे कनॉट प्लेस में गया और मुझे याद है 31 दिसंबर की रात को आइसक्रीम नहीं खाई हम लोगों ने, 7 बिहारी थे और किसी के पास पैसा नहीं था, 10, 20, 25 रुपए रहे होंगे, और हम लोगों ने केवल घूमा, देखा और आ गए। लेकिन तभी सोचा था एक दिन आएंगे, सभी दुकानों के सालों खरीद के ले जाएंगे, तभी सोचा था और मेहनत बढ़ा दी थी बेटा। संतोष कितना आदमी संतोष करे यार, चलो आ जाओ। अच्छा, मैं एक और बता दूं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर लो। क्या हम रियल जीडीपी नहीं निकाल सकते हैं? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, निकल जाएगा। मतलब अगर हमें इन्फ्लेशन का रेट पता हो तो कभी भी आप रियल निकाल सकते हैं नोशनल से, नोशनल को भाग दे दीजिए तो निकल जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर S2। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी किसी देश का दिया हुआ है, कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर और कमेंट करो कितना प्राइस बढ़ा है बेस ईयर से। ये है नॉमिनल, ये है रियल, आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, जीडीपी डिफ्लेटर निकल जाएगा। कितना उल्टा लिख दिया, अरे तो ये तो डिफ्लेशन हुआ है, बोलो बेटा बोलो। 63 इसका मतलब ये है देयर इज डिफ्लेशन of 36.13% from base year, 17 from base year, बेस ईयर से प्राइसेस कम हुए हैं, तभी तो रियल जीडीपी ज्यादा है और नॉमिनल जीडीपी कम है। जी बेटे, रियल है 4700 मतलब ज्यादा है, और प्राइसेज वाला कम है, वही यूनिट करंट प्राइस पे कम है और पुराने प्राइस पे ज्यादा है, इसका मतलब प्राइस बढ़ा नहीं बल्कि प्राइस घटा है। बच्चे उतने ही पढ़े टॉपर्स में, फीस कम आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, फीस कम है। बच्चे कम है लेकिन कमाई ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या है, फीस ज्यादा है, सीधी बात है। हाँ, ये कर देंगे और उसके बाद ये लिख देंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो जान थोड़ा दे देंगे, इतना काफी है 2 नंबर क्वेश्चन के लिए, यही आंसर है, आप स्टडी में देख लेना। आगे आइए, नॉमिनल बता सकते हो, रियल और डिफ्लेटर पता है, फॉर्मूले को चेंज कर दो, थोड़ा सा नहीं हो जाएगा।
सोल्यूशन देखो भाई, 120 बराबर नोशनल जीडीपी डिवाइडेड बाई 450। तो 120 कर दें, 450 कर दें और 100 से भाग दे दें, तो क्या नोशनल जीडीपी आ जाएगा? कितना? बस ये लिख दो बेटा, हो गया काम आपका। सब 2 नंबर क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं होता, 2 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव नहीं आता लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है ना? इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए और 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए। ना ना, अलग अलग बिल्कुल नहीं, मिला के नहीं आता। चॉइस नहीं होगी कि आप एफएम पढ़े कि इकोनॉमिक्स पढ़े। एफएम में एफएम ही पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स ही पढ़ना पड़ेगा। पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में केवल एफएम में क्वेश्चन होंगे 6, 5 लिखना होगा, और पार्ट बी में 40 में 5 क्वेश्चन होंगे, 4 लिखना ही होगा। और उसमें भी एक एक कंपलसरी है, एफएम में एक कंपलसरी है और इको में एक कंपलसरी है, मजाक नहीं। नहीं तो इको तो कोई पढ़ता ही नहीं, सब एफएम में चुन लेते। इधर आओ, सपोज नोशनल इन द ईयर इज गिवन दिस मच नॉमिनल और प्राइस इंडेक्स इज बेस ईयर 100 है। नाउ लेट इंक्रीज कर गया इतना और प्राइस इंडेक्स 110 हो गया। रियल जीडीपी निकालिए 2018 का। दो 2010 में ये जीडीपी था, बेस ईयर ये था, तो इस जीडीपी का कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। रियल जीडीपी बराबर नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिप्लेटर, डिप्लेटर इंटू 100। अब ये है 1200, ये 110 और ये है 100। बताइए ठीक है बेटा जी, बस इतना ही लिख के ये 2 नंबर आपके। 5 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन नहीं है ना, 2 नंबर का है। 5 नंबर का आता है बताऊंगा, अब आगे जो है ना वो सब आएगा। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं, 2 घंटे की क्लास ही है। कल से मेरी क्लास बाद में होगी, मैं थोड़ा बड़ा कराऊंगा और करेंगे बात, बढ़िया बात होगी। पहले ये समझ आया थोड़ा बहुत, 10+2 याद आया थोड़ा बहुत? अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो भूल जाओ, समझो कि पहली बार पढ़ेंगे। बस नेशनल इनकम का मतलब है जैसे हमारी इनकम होती है वैसे ही पूरे देश की इनकम, घर परिवार सबकी इनकम। नहीं, क्लास होगी, आपको नहीं करना हो तो यूट्यूब पे बाद में क्या बोलते हैं उस पर बाद में देख लेना, क्लास होगी, क्लास विल बी देयर।